अब से पहले तक आपने ये देखा कि कराची में बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी ज़बरदस्त इमारतें, जिनको देख के जिद्दत का एहसास आपको होगा, जिनको देखकर आपको लगेगा कि वाओ ये है स्ट्रक्चर। और अगर ऐसी ही जगह बनाने वाली शख्सियत मेरे और आपके बारे में सोचते हुए, एक आम आदमी के बारे में सोचते हुए, एक गरीब आदमी के बारे में सोचते हुए, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए सोचते हुए छोटा सा सस्ता सा प्यारा सा घर बनाए तो कैसा है, कैसा लगेगा आपको? थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आपको हो गया ना हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। हम एक विलेज के से इम्पैक्ट की बात करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा घर हो जो इंतहाई सस्ता हो, माहौल दोस्त भी हो, यानी आप उसमें रहते हुए ये फील करें कि ये जो दुनिया है ना ये हमारा घर है, हम इसका भी ख्याल करें। अच्छा किरण, अक्सर जब हम घर बनाने की कोशिश करते हैं, मैं कोशिश इसलिए कहता हूँ, एक कोशिश ही होती है और बहुत पैसा जब लग जाता है हम कहते हैं हमें चूना लगा दिया गया है, इतना पैसा लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वाकई चूना बड़ा पॉजिटिव वे में लगाया जा रहा है। कैसे कि चूने और बांस का इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और आप देखें तो सही माहौल दोस्त ये घर जस्ट इन 50,000 दोस्त है, सब माहौल दोस्त है। तो आज जरा हमने सोचा तफसील से बात करें। जब हमने टॉप स्टोरी की थी 9 बजे, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड वॉज वेटिंग कि आपको भी इस पर हम एक्सप्लेन करें कि कैसे हो सकता है और एक विजन है। और जिस तरह हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 50 लाख घर बनाए जाएंगे, तो दिस इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल कि इसको भी कॉपी किया जा सकता है। घर हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा। तो जो ये आइडिया लेकर आई हैं, हमने सोचा कि आज हम उनसे बात करें डिटेल से। हमें ज्वाइन के यास्मीन लारी साहिबा ने, माहिर तामीरात हैं आप। पहला सवाल आप करेंगे, मैं करूं? प्लीज मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले प्लीज हमें ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है आपकी। मैम बहुत ज़बरदस्त ना कि दुनिया में याद रखी जाए ऐसा ऐसा काम आपने किया, और फिर उसके बाद में ये कैसे हुआ कि आपने कहा कि नहीं मुझे दुनिया को सेव करे और वो असल मायनों में छत हो, आशियाना हो, घर हो, एक आम आदमी के लिए हो और बिल्कुल सस्ते दामों हो। मैम मुझे पहले इसके बारे में बताएं, फिर हम ना ये अच्छे प्यारे छोटे सस्ते घर की बात करेंगे। देखिए बात ये है कि गुर्बत तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, और जो आम इंसान है, जो स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में एक बड़ी बुरा हाल है, लेकिन रूरल एरियाज़ में तो बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है। और हर साल जब भी तबाही आती है, कोई सैलाब आता है, कोई ज़लज़ला आता है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक पहुँचें जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि उनके सर पे छत हो। क्योंकि देखिए बात ये कि जो ख़वातीन तौर से द मोस्ट वल्नरेबल, और उनके लिए कोई कुछ भी नहीं हो रहा होता है। मतलब अगर आप जाके देखें, स्पेशली सिंध के अंदर जो गांव हैं जहाँ हम काम कर रहे हैं, स्पेशली जो जहाँ पे भिखारी रहते हैं, वहाँ पे सिवाय एक चादर के छत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे तरीक़े हों जो हम अपनाएं, जो कि हमारे पुराने कदीम तरीक़ों से मिलते जुलते हों, लेकिन उनको हम बेहतर अंदाज में करें ताकि हर तरह की सेफ्टी उनमें हो, और जो चीज़ बनाई जाए वो इस काबिल हो कि कोई भी सैलाब आए, कोई भी तूफान आए, कोई अर्थक्वेक आए तो उसे कुछ ना हो। और इसके लिए क्योंकि कई सालों से हम इस पर काम कर रहे हैं, कोई 2005 से इसने शुरू किया, लेकिन 2010 से मैंने बाकायदा बांस का इस्तेमाल भी शुरू किया। सो एवरीथिंग इज जीरो कार्बन फुटप्रिंट। तो माहौल को बिल्कुल किसी तरह से, प्लैनेट को हम कोई तकलीफ नहीं दे रहे। जो भी काम हो रहा है वो बिल्कुल वही तरीका है जिससे कि इंसान भी आराम से रह सके और हम डिप्लीट ना करें अपने रिसोर्सेज। मैम जब हम शहरी आबादी को ज़बरदस्त, जब हम शहरी आबादी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो टावर्स बन रहे हैं, छोटे छोटे से प्लॉट्स के ऊपर टावर्स बन रहे हैं ना। लोगों को लगता है कि यही आसान है कि छत के ऊपर छत हो, ज़्यादा लोग रह सकें, और वो लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, उसको देखते हुए वो टावर्स वाला, वो एक के ऊपर एक घर होगा, फ्लैट्स होंगे, वो वाला बिल्कुल आइडिया यहाँ पर नहीं चलता। एक तो ये कि ये हमें थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्यों है, और दूसरी ये कि फिर लोग कहते हैं कि क्या ये वाकई उतना ही पायदार होगा जैसे घर अभी आजकल बनते आए हैं, अब तक होता आया है? कुछ इसकी पायदारी के बारे में बताइए। देखिए बात ये है कि सीमेंट का इस्तेमाल तो शुरू हुआ है तकरीबन इस 20वीं सदी के शुरू से। उससे पहले सीमेंट का किसी को मालूम ही नहीं था। और चूना एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा तारीखी इमारतों में आप देखते हैं किले कितने सदियों से वहाँ पे हैं और सलामत हैं, और अभी तक ठीक है। यस, हाँ जी, सॉरी, यू एब्सोल्युटली राइट कि आप जो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो अभी तक ठीक है, अपनी बहुत बेहतर हालत में है। और ये कि चूना जो है वो बदल है सीमेंट का, और हम आज भी उसको इस्तेमाल करते हैं और करना भी चाहिए। और ये बहुत ही कंपैरेटिवली सस्ता भी है और मजबूत भी है,
और स्पेशली जो मिट्टी का इस्तेमाल है वो हमने करना छोड़ दिया, क्योंकि मिट्टी खुल जाती है जब बारिश होती है। लेकिन ये कि जब हम चूना उसमें डालते हैं, और ये हमने ये किया है पिछले कई सालों से, कि जब डालते हैं तो बिल्कुल मजबूत चीज़ हो जाती है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है हमें सब चीज़ें अब बदलना होंगी, स्पेशली अब हम कोविड-19 के ज़माने में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमें अब ह्यूमनिज्म लानी होगी अपने सब कामों में, लोगों का ख्याल करना होगा, आसपास के लोगों का करना होगा। सिर्फ अपनी एक दुनिया में हम ना रह जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में हालत बड़ी ख़राब है। तो लिहाजा हमें तरीके बिल्कुल बदलने होंगे, अपने प्रैक्टिसेस बदलनी होंगी। एब्सोल्युटली राइट। यास्मीन साहिबा, प्लीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि आपने पहले ज़रा इस पर कमेंट तो किया, पर मैं चाह रहा हूँ मज़ीद कमेंट कीजिएगा कि जब हम जापान को देखते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पे ज़लज़ले बहुत आते हैं, तो उनका तर्ज़ तामीर मुख्तलिफ है। हर मुल्क का तर्ज़ तामीर मुख्तलिफ है, अपने हालात के से मुताबिकत रखता है। अब ज़ाहिर है ये जो मॉडल विलेज आपने तामीर किया, हम कराची में तो इसका ख्वाब भी नहीं देख सकते, बट हम इसको बलूचिस्तान में देख सकते हैं, हम इसको इंटीरियर सिंध में देख सकते हैं, हम वहाँ देख सकते हैं जहाँ पे लैंड है, बैरन लैंड है, और वहाँ पर इसकी तामीर आसान भी है, ज़रा सस्ती तो है। तो आपने जो आइडिया है आपके पास और आपने इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट भी किया है, व्हाट इज़ इन योर माइंड कि ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर बहुत फिजिबल है, कहाँ कहाँ पर ये बहुत फौरी तौर पर हो जाना चाहिए? देखिए, बात ये कि चूंकि मैं तो ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में इन्वॉल्व हूँ पिछले 15-20 साल से, तो मैंने सिर्फ उस तरफ तवज्जो की है। लेकिन मैं आई एम एन आर्किटेक्ट, आई डिजाइन फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। तो मुझे पता है कि वो तरीका ऐसा है कि हम उसमें अर्बन एरियाज के अंदर भी उसको ला सकते हैं। हमने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसमें हमने डबल स्टोरी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिन्होंने सैलाबों को और अर्थक्वेक को सहा है। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है मखली में, जो कि मेरा इट्स कॉल्ड द जीरो कार्बन सेंटर, और वो तकरीबन 27 फुट ऊंचा है और उसमें 80 फुट लंबा है और 56 फुट उसका स्पैन है। तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इस पर तवज्जो देनी होगी। और तरीके ऐसे हैं कि हम सस्ती चीज़ें बनाएं लेकिन मजबूत और पायदार बनाएं। और जापान की आपने बात की, मैं जब उन्होंने वेरी काइंड तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या देखेंगे? तो मैंने कहा मुझे कुमामोटो कासल दिखा दो जहाँ भी ज़लज़ला आया था। वहाँ मैं गई हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ अंदर बांस लगा हुआ था, प्लास्टर किया था। 400 साल पुरानी वो चीज़ थी, वहाँ बांस मौजूद था। तो मतलब कहने का ये कि ये ऐसे मटीरियल हैं जिनको हमें एक्सप्लोर अब करना चाहिए। अब हमें जीरो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इज नाउ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और कार्बन एमिशन से रिड्यूस करनी है। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे। एक तो ये कि घर सस्ता हो, अच्छा हो, प्यारा और ठंडा हो। अब तो देखिए कोरोना तो है ही, लेकिन हमको शदीद जो है ना वो मौसमों का भी सामना करना पड़ रहा है। गर्मी, कराची में आप बैठ नहीं सकते घर में अगर एसी नहीं है, पंखा तक गर्म हवा फेंकता है। ये एक आम आदमी का मसला है मैम। तो ये घर अंदर से ठंडे होते हैं? बिल्कुल ठंडे होते हैं। देखिए, यही पुराने तरीके, अगर आप चट्टा का पुराना शहर देखती हैं जहाँ पे विंड कैचेस लगे थे, वहाँ 3, 4, 5 मंजिल इमारत हैं। अगर लाहौर शहर में आप चले जाएं या मुल्तान में चले जाएं, तमाम जो इमारतें हैं ये 2-3 मंजिल 3 मंजिल तो डेफिनेटली हो जाती हैं। तो लिहाजा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट वी शुड क्रिएट मीडियम डेंसिटी बट लो राइज। हमें हाई राइज जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब हम हाई राइज जाते हैं, और आप देखिएगा ये ट्रेंड बदलेगी बिल्कुल, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, क्योंकि ये चीजें अब बिल्कुल बदल जाएंगी। अभी आप जैसे यू विल कम आउट द लॉकआउट, विल सी एन एब्सोल्यूट ह्यूज चेंज इन द वे पीपल आर लिविंग। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट कि बदलना होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में पाकिस्तान में, कराची में कितने लोग रहते हैं, न्यूजीलैंड में कितने लोग रहते हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। यू एब्सोल्युटली राइट कि कोविड-19 के बाद हमें अपनी बहुत सी प्रैक्टिसेस बदलना होंगी। मैम लास्टली मुझे प्लीज ये बताइएगा, आपको डेंसिटीज कम करनी होंगी। यू कैन नॉट गो फॉर हाई डेंसिटीज। आपने देखा न्यूयॉर्क में जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना का फैलाव हुआ है, उसकी वजह ये है। बिल्कुल। और अगर हम देखते हैं कराची या लाहौर, तो उसकी भी वजह यही है कि वो डेंसली पॉपुलेटेड हैं। अच्छा मैम प्लीज मुझे ये बताइएगा कि जब वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया 50 लाख घर बनाने का, और उसके बाद ज़ाहिर है अभी प्रोसेस है, स्लो सही बट एटलीस्ट देयर इज अ प्रोसेस, तो ये आइडिया आपको लगता है कि उन तक पहुंचना चाहिए, या अगर पहुंच गया तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिएगा कि ज़ाहिर है अभी लैंड तो लेनी है और या ली जा रही है, और उस पर अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, एक तो सस्ता और ऊपर से माहौल दोस्त। और जब माहौल दोस्त की बात आएगी तो खान साहब तो खुद बड़े माहौल दोस्त हैं। हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने मैसिव प्लांटेशन किया और आलमी सतह पर सराहा गया है उसको। बिल्कुल सही। देखिए, बात ये है कि जो मेरे ख्याल में एक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, जिससे कि आप कार्बन एमिशन को कम कर सकते हो, या आप
ऐसी चीज़ें करो जो कि माहौल दोस्त हों। तो इसमें एक बात ये है कि जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो 40 से 50% तक की जो एनर्जी वर्ल्ड वाइड है वो बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होती है। तो आप और भी कुछ कर लें, लेकिन आपको बिल्डिंग्स पे तवज्जो देनी होगी कि आप उनका कार्बन फुटप्रिंट कम करें हर सूरत से। Whether it's bamboo, lime and mud that I use or it may be other materials, it doesn't matter, मगर वो होने चाहिए जिससे कि कार्बन एमिशंस कम से कम हों। अब हम ये देख लें कि सीमेंट और स्टील में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पटिव मटेरियल जब उनका जो बनाते हैं, लिहाजा इनका तो इस्तेमाल बहुत ही कम कर देना चाहिए। और अगर कुछ करना भी है तो हम मिक्स करके करें कि आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक फ्रेम बना दिया, उसका मे बी ऑफ हाई कार्बन बट इनसाइड यू पुट इन थिंग्स दैट आर लो कार्बन। तो हमें ये तरीके ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ तक ताल्लुक है हाउसिंग का, देखिए जिस तरह का मैं काम कर रही हूँ वो लोग खुद कर सकते हैं और मैं तो बिल्कुल हर एक को सिखाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है ऐसा आसान तरीका हो कि लोग खुद ही खुद करते जाएं। आपको किसी की खिदमत लेने की जरूरत ही महसूस ना खुद करें। लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर यह कि अप्रूवल्स इसके आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर हम कराची के देखें तो SPCA है और इस तरह दीगर इदारे होते हैं, अप्रूवल्स मिल जाते हैं इसके बाद में कि ठीक है घर बिल्कुल पायदार है, रहने के काबिल है, कोई मसला नहीं है, गिरेगा नहीं। अभी तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी जो बायलॉज हैं वो तो शायद इसको अलाउ ना करें, तो मे बी वी हैव टू चेंज द बायलॉज। मगर उसके अलावा ये भी है कि जो बायलॉज हैं आपके शहर में अभी तो वो भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन चलिए नए बायलॉज होने चाहिए ताकि आसानी की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। यास्मीन साहब बेहद शुक्रिया। दाम छोड़िए, काम देखिए, क्या काम वाकई ऐसा है जैसा आपको सोशल मीडिया से मालूम हुआ है? और ये भी तो नहीं हो सकता कि किसी चीज़ के बहुत सारे नुकसानात हों और सिर्फ नुकसानात ही हो, कोई फ़ायदा नहीं हो। बहुत सारे सवाल हैं ना जहन में, इन सब का जवाब मिलेगा। डॉक्टर बिल्किस हमको ज्वाइन कर चुकी हैं, एक्सपर्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग? ये बताएं ज़रा, हमारी नुकसान करें आप, सना मक्खी के पत्ते कितने मुफीद हैं, इनके क्या क्या फ़ायदा है? और लोगों को ना अब इसको इस्तेमाल करने का थोड़ा सा जो है ना शौक़ भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है दरअसल कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और किस बात के लिए उनको करना चाहिए। थोड़ा आसान करें इसको ज़रा। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए सना को अगर FDA ने अप्रूव किया है तो वो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की दवाइयों में किया है, कि जैसे वो बड़ी कॉन्स्टिपेट जो लोग होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है, मगर इसकी मिकदार और इसका इस्तेमाल कलील मुद्दत के लिए होता है। अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया तो फिर आपको इसकी मोहताजी हो जाती है। उसके अलावा जैसे जो कॉन्स्टिपेट लोग होते हैं फिर वो इसके इस्तेमाल किए बगैर वो जो है वॉशरूम में नहीं जा सकते, ठीक है, वो इसके मोहताज हो जाते हैं। जहाँ तक इसके नुकसानात है तो ये बच्चों को हम नहीं दे सकते, हम प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते, फीडिंग मदर्स को नहीं दे सकते, ठीक है। अब जो ये नई वायरस आई है इस पे तो रिसर्चेस हर पैथी में चल रहे हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे नेचुरोपैथी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इसका कलील मिकदार का इस्तेमाल आपके जो ब्लड थिनर के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, इसको दूसरी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मुट्ठी भर पेट भर जो इस्तेमाल किया जा रहा है उससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, इससे शदीद जो डायरिया हो रहा है, क्योंकि ये आपके आंतों से ही फुजले को जो है निकालने में मदद करता है। तो जो पहले से ही जिनको डायरिया है या जिनको पहले से ही जिनकी आंतें कमजोर है वो इसका इस्तेमाल करके मुश्किल में आ रहे हैं। सही, अच्छा। और दूसरी बात इसकी मिकदार है। मिकदार मैं मिकदार से ही मुतालिक आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो यूज़ करते हैं और अब जो इसके बारे में जानने के बाद यूज़ करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ज़रा लेग्जेटिव और कॉन्स्टिपेशन को ही ट्रीट करते हैं, और आपने कहा कि बच्चों को यूज़, प्लीज मिकदार ये मैं आपको बता रही हूँ FDA अप्रूव, ठीक है। लेकिन हदीस मुबारका है, इसका मैं मफहूम बयान करती हूँ कि अगर मुर्दों में कोई जान डाल सकती तो वो सना मक्खी है। और हम नेचुरोपैथ इसको हर उस चीज में, हमारे अगर हुक्मा को बीमारी समझ ना आए कि ये बीमारी क्या है तो वहां पर भी सना लीव्स यानी सना के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे लोगों को तकरीबन शिफा मिल जाती है अगर अल्लाह गफूर रहीम ने शिफा दे दी। लेकिन अगेन मिकदार का तयन करना बहुत ज़रूरी है। जो ये 1.5 टेबल स्पून बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, और जो दावे कर रहे हैं कि
इतने 2 घंटे में सही हो जाएगा, 3 घंटे में सही हो जाएगा। याद रखना चाहिए कि शिफात मुंजानी बल्ला है, मिकदार इसकी 3 से 4 पत्ते या 7 से 8 पत्ते। अगर बहुत कॉन्स्टिपेट आप है तो 7 से 8 पत्ते ले लें। पत्तों के पीछे जो डंठल होते हैं वो हरगिज इस्तेमाल ना करें। डंठल को तोड़ के पत्तों को पहले से खौलाया हुआ जो पानी है, अपने 1.5 कप पानी को आपने खौलाया हुआ, खोलते गर्म पानी में आप इसको मसल के ये पत्ते आप डाल दें और जब 2 से 3 मिनट में इसका कलर आ जाएगा, इसका कलर उसमें आ जाता है, चाय की तरह कलर आ जाता है, आप इसको छान लें। इसमें शहद भी ना डालें, आप वैसे ही पी लिया। आप ये भी है कि इसको पीना कब है, खाली पेट कभी ना पिए। इसको विद मील्स लें, अगर आपको लेना है तो खानों के साथ लें। और इसकी एक और अच्छी बात ये है कि आपने जो पत्ते यूज किए हैं वो रीयूज हो सकते हैं। मतलब आपने 7 से 8 पत्ते जो इस्तेमाल किए हैं, आपने छान लिया, आप दोबारा जब रात को चाय बनाए तो वही से पानी को खोलाएं, उसको डालें, उसका एक्सट्रैक्ट और निकल आएगा इसमें। कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? रीयूज कितनी बार हो सकता है? एक बार। मतलब अगर आपने 2 कप बनाए हैं, जैसे 2 कप बनाए हैं तो उसको 2 कप के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसको 2 कप के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट सिचुएशन में मैं ये कहूंगी इसमें बनफशा के पत्ते जरूर शामिल करें। उसका क्या फायदा है? जो कोविड-19 आपके गले का है, या तो आप ग्रीन टी इसमें शामिल कर लें या आप इसमें सना के पत्ते आप इसमें शामिल कर लें। तो सना के पत्तों के साथ बनफशा के पत्ते आप इसमें शामिल कर लें। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, आप इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लौंग का डाल सकते हैं, जायके को मजीद बेहतर बनाने। लेकिन वो सिर्फ तब करें जब कॉन्स्टिपेशन हो, उसको ट्रीट करना हो। मैं ना आपसे यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि देखें जिसको इसके बारे में नहीं पता था, इन लीव्स के बारे में, इन पत्तियों के बारे में नहीं पता था, सोशल मीडिया की मेहरबानी से अब उन्हें ये पता है कि कोरोना का इलाज इसके अंदर है। तो अब मुझे ये बताइए कि खुदा ना खास्ता सवाल भी ले रहे और फिर उसको रिस्पॉन्ड भी कीजिए, जवाब भी दीजिएगा और उसकी बात भी मुकम्मल कीजिएगा। अब खुदा ना खास्ता किसी को सिम्टम्स है, उसको प्रॉब्लम है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, खुदा ना खास्ता, और वो आपने जितने तरीके बताए वो वैसे इस्तेमाल नहीं करें, वो सना लीव्स को यूं ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो हैजर्ड्स क्या होंगे, वो परेशानियां क्या होंगी, फिर जो बढ़ेंगी, फिर जो सामने आएंगी, वो भी जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा देखिए, हम जो है ना नेचुरोपैथी में हमेशा ये कहा जाता है आपका हर मर्ज जो है ना आपके मैदे से। सही, हमें हमारी स्कूल ऑफ थॉट ये कहती है मैदा साफ होगा, सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि ब्लड थिनर है, इसमें कोई शक नहीं कि जो म्यूकस होता है उसको निकालने में आपकी मदद करता है। हम ऑटो इम्यून डिजीज में भी सना के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो मिकदार, एक तो तरीका इस्तेमाल, बल्कि सना से आप स्टीम भी ले सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं मुट्ठी भर सना के पत्तों को खोलते गरम एक जैसे टप में नहीं या एक पतीली में डाल के बंद कर दें, अच्छी तरीके से उसको खोलाएं और आप वॉशरूम में ले जाके उसको खोल लें और उसकी स्टीम लें, फुल बॉडी पे उसकी स्टीम लें। लेकिन अगर आपको जैसे आपको अगर अल्लाह ना करे कि किसी को ये मर्ज हो कोविड-19, आप इसमें इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें बनफशा भी इस्तेमाल करें, इसमें खाकसीर, क्योंकि खाकसीर की आपको बुखार उतारने के लिए आप इसमें खाकसीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप प्लीज मतलब कि जो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करता है वो उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन कुछ फायदा होगा। वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा और जाहिर है कोविड का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, वो कोरोना वायरस को नहीं मारेगा। ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोरोना वायरस का जो सर्कल है उसको ब्रेक करने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इस पे आपने इतना रिलाय नहीं करना और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने ऐसे लोगों को देखा है शुएब कि जो वॉशरूम में बैठे हैं लेकिन वो सना के पत्ते पिए जा रहे और इससे एक्सट्रीम सिचुएशन, डिहाइड्रेशन, इट कैन कॉज इवन डेथ। और अगर बच्चों को खुदा न खास्ता इस्तेमाल करवा दी तो फिर तो बहुत काम खराब है। जी, ये इस चीज को याद रखें, सिम्टोमेटिक आप इसका ट्रीटमेंट करें और आप 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इसको इस्तेमाल करें। बस 1-1.5 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज आप इसके आदी हो जाएंगे। फिर आप अदरवाइज वॉशरूम अटेंड नहीं कर सकेंगे जब तक आप ये यूज नहीं करते, जब तक इसका कावा नहीं पीते। अच्छा, डिफरेंट वेज में बनाएं, डिफरेंट तरीके से बना के इस्तेमाल करें। अच्छा, मुझे प्लीज ये बताइएगा, अभी आपने खुद भी ज़ाहिर है इससे पहले कॉन्स्टिपेशन की बात की, आपने मैदे की बात की। कॉन्स्टिपेशन से मुताल्लिक कहा जाता है कॉन्स्टिपेशन इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। तो जाहिर है जब इसको ट्रीट करेंगे कॉन्स्टिपेशन को चीजें बेहतर होंगी। आप मुझे प्लीज ये बताइएगा बिल्किस आपा, ये कहा जाता है
कि सवाल किया जाता है ब्रदर कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है। लोग सोचते हैं ऐसे मालूम होगा। तो अगर पेट ठीक है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर है। ये मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हम नेचुरोपैथ कहते हैं कि हर चीज आपके मैदे से, अगर आपका मैदा सही है तो आप पत्थर को भी हजम कर लेंगे, और अगर आपका मैदा सही नहीं है तो देखिए, मैं इसकी मिसाल अक्सर देती हूँ कि एक घर में दावत होती है, उसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई जहरीली चीज आ जाए मिसाल, तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं और कुछ की डेथ हो जाती है और कुछ को कुछ भी नहीं होता, इवन की उल्टी और मोशन तक नहीं लगते। तो बात किस पे आई? आपकी इम्यूनिटी पे आई। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छी नींद लें, खुदारा डाइटिंग छोड़ दें, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा रखें, हेल्दी डाइट लें, डिप्रेशन, हाँ हेल्दी डाइट, डिप्रेशन ना लें। मतलब अच्छा, खौफ की वबा फैली हुई है कि हर तरफ खौफ ही है, क्योंकि डिप्रेशन भी इम्यूनिटी को थोड़ा सा हर्ट तो करता है। हर तरफ खौफ है, इसका डिप्रेशन, और इस कदर बेखौफी, इसका भी डिप्रेशन, इसका भी एब्सोल्युटली राइट। बिल्किस साहब, मुझे ये बताएं, अभी आपने फोकस किया कि बच्चों को नहीं देना। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर हम और बात भी कर लें कि खुदा ना खास्ता कोई ये गलती ना कर बैठे कि बच्चों को दे, बिकॉज इस वक्त जो मौसम है, इंतहाई गर्म मौसम है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में। खुदा ना खास्ता आपने एक दफा भी दे दिया और ज्यादा मिकदार दे दी और बच्चे को लूज मोशन हुए, वो डिहाइड्रेट हुआ, तो जाहिर है सीरियस हैजर्ड है, सीरियस हैजर्ड है। प्लीज नाज़रीन को बताइए कि किस एज से स्टार्ट कर सकते हैं? 7 साल, 8 साल, 9 साल, कि उससे पहले तो बिल्कुल नहीं देना, नो मैटर व्हाट कंडीशन इज, आपने नहीं देना। ये देखिए, सबसे पहले अगर बच्चों को आपको लगता है ना कि अभी नज़ला जुकाम बुखार हो रहा है, तो सबसे अच्छे मुनक्के उबाल के दे दे, बीज निकाल कर, ठीक है, अदरक का कहवा दे दे, सही है। अच्छा, लौंग को है ना, जैसे एक लौंग को पीस कर आप थोड़े से सेब के जूस में मिला के दे दें, ये तो आप ना दें। और उन बच्चों को ना दे, भले उनकी एज कुछ भी हो, जिनको डायरिया रहता है, जो खाना खाते ही वॉशरूम जाते हो, उनके लिए सेना लीव्स नहीं है। हाँ, आप ये देखिए कि आपका बच्चा कितना कॉन्स्टिपेट है। होता है कुछ बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक वॉशरूम नहीं जाते। अगर ऐसा है तो 2 पत्तों को, जैसे हमने बड़ों के लिए कहवा बनाया ना, उसमें से 1 चम्मच को डाइल्यूट कर दे दोबारा कहवे में, शरबत में, वो बच्चों को दे दें। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी इतने सारे दिनों के बाद में तो हमारी बातचीत हुई है। बहरहाल, तो नया दिन के नाजरीन, प्लीज़ जहन में ये बात रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, किसी अभाम में आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बिल्किस जो कह रही थी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी तवक्को है कि आपने ध्यान से सुना होगा। सना मक्की, सना लीव्स को बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों इस बात को ध्यान में रखें, सीज़न क्या है, ज़रूरत क्या है, किसको बेच रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए। आपने दोनों की बात की, मैं तीसरों की बात करता हूँ, सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं इसको। प्लीज़ डोंट डू दैट, डू नॉट शेयर दैट, दिस इज़ अनवेरिफाइड। इसके प्रूवन फैक्ट्स हैं जो इसके नुकसानात की तरफ है। एनीवेज, जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो अभी कम प्रूवन है, FDA अप्रूव्ड है, डॉक्टर बिल्किस ने बताया, लेकिन कम से कम कोरोना से तो उनका कोई वास्ता कोरोना से कोई वास्ता नहीं है उनका कॉन्स्टिपेशन के लिए। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। हाजिर है ब्रेक के बाद। जो चले गए, जो गुजर गए, उन्हें याद करना हो तो सबसे अच्छा तरीक़ा क्या हो सकता है? बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं आपके जहन में, मेरे जहन में, लेकिन एक अनोखी काविश आज हम आपके सामने रखते हैं। हम आपको याद दिलाएं, बिल्कुल ज़ख्म ताज़ा है अभी, फ़्लाइट 8303 का। उन शहदा को याद रखने के लिए कराची के एक शहरी ने क्या किया, सलमान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद में उन्हीं से बात भी करेंगे। ये हैं कराची के इलाके फेडरल बी एरिया के रिहायशी अब्दुल्ला मलिक, जिन्होंने कराची तैयारा हादसे के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम के पौधे लगाने का अज़म किया और अपनी मोटरसाइकिल पर पीपल और नीम के पौधे रखकर निकल पड़े। अब तक तकरीबन मैं 30 पौधे उनके नाम के लगा चुका हूँ। अब ये तकरीबन समझ लें 67 पौधे रह गए हैं। अब्दुल्ला मलिक अपने इस काम से खुद तो सवाब कमा ही रहे हैं, साथ ही ये शोहदा के लिए सदका जारिया भी है। जहाँ मैं लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये दुकानदार इसको ओन कर लेते हैं रोज़ाना के एतबार से, चूँकि करीब बोरिंग भी काफ़ी हैं, मेरी रिहाइश भी करीब पीछे ही घर है मेरा,
तो मेरे लिए इन पौधों को देखना, इनको पानी देना कोई बड़ा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला मलिक माहौल को सरसब्ज बनाने में जिद्दोजहद करके पूरे शहर के लिए मिसाल बन गए हैं। ये पौधे तनावर दरख्त बनकर जहाँ साया देंगे, वहीं तैयारा हादसे में शहीद होने वालों की याद भी ताज़ा करते रहेंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो अनोखा इक़दाम, अच्छा इक़दाम, सरसब्ज़ बनाए दुनिया को और याद करें अपनों को, कुछ ऐसी ही बात। तो हमने सोचा कि हम ये सिर्फ ख़बर आपको न दें, इनसे आपको मिलवा भी दें। अब्दुल्ला मलिक साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ये बताइएगा, वैसे तो वो सब लोग अपने ही थे जो उस जहाज़ में सवार था, जो उसका मुसाफिर था, लेकिन क्या कोई करीबी, कोई अपना सवार था उस जहाज़ में आपका? नहीं, ऐसा कोई मेरा करीबी रिश्तेदार उनमें शामिल नहीं था। लेकिन आपने फिर भी सोचा कि मुझे उन लोगों को याद रखना है, बल्कि पूरा शहर उन लोगों को याद करे, उनके लिए दुआ का एक ज़रिया बने। सर ये इस ख्याल के ऊपर थोड़ा सा हमको बताइएगा, कितना ज़रूरी है कि हम जो गुजर गए उनको भी याद करें और साथ में छाँव का और परिंदों के आशियाने का एहतमाम भी करें। ये ज़रा सिखाइए आज आप हमको पहले। जी हाँ, बिल्कुल। चूँकि मेरा काम भी ऐसा ही कि मुझे इसके सिलसिले में पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। शहद के कारोबार से मुंसलिक हूँ मैं। शहद इकट्ठा करने के लिए मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ता है, तो उन इलाकों को देखता हूँ और कराची को देखता हूँ, तो कराची मुझे बिल्कुल सफ़ा चट नज़र आता है, बिल्कुल चटियल मैदान। फिर 2018 में आपने नोट किया होगा कि जो हीट वेव आई थी, तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमने एक मस्जिद में एक वक्त में 3 जनाजे हमने पढ़े सिर्फ उस गर्मी की वजह से। तो तब से जहन में एक चीज़ें थी मेरी कि कम से कम कराची को, इसीलिए मैंने पीपल का और नीम का चुनाव किया है कि ये 2 दरख्त मेरी नॉलेज में सबसे ज़्यादा साया देने वाले और अच्छा साया देने वाले दरख्त हैं, और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। सर मुझे बताइएगा कि इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। कराची के किन इलाकों में आप गए, वहाँ पौधे लगाए, कितने अब लगा दिए? आपको क्या लगता है कि अब ज़ाहिर है 100 के करीब आपको ये पौधे लगाने हैं, कितना वक्त और लग जाएगा? और साथ ही आप इनकी खुद भी हिफाजत कर रहे हैं, खुद जाके देखते हैं, बार बार विजिट करते हैं? जी। अच्छा, मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि उन जगहों पे पौधे लगाऊं जिनको मैं खुद लुक आफ्टर कर सकूं, वरना लगाने को तो मैं पूरे कराची में भी लगा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात ये है कि उसको देखेगा कौन। तो मैंने इसलिए अपने फेडरल बेरी, जहाँ मेरी रिहाइश है फेडरल बेरी ब्लॉक 14, इसी से मैंने शुरू किया है। और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनको भी मैं कहता हूँ, भाई अगर हर पाकिस्तानी कम अज़ कम 2 पौधे भी अपने ज़िम्मे ले ले, एक अपने घर के पास लगा दे, एक अपने जहाँ नौकरी कारोबार है उसका, जहाँ जिस पेशे से वो वाबस्ता है वहाँ लगा दे। सुबह शाम उनको देखना भी उसके लिए आसान है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे उसके अंदर, बस ये करना उन्होंने। बाकी तो अल्लाह की कुदरत है, दरख्त खुद ही बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। ये अभी आप दोनों ना बात कर रहे हैं, आप भी शुएब भी, बड़ी अच्छी ग्रोथ। कितनी आज पौधा लगाया, कितने अरसे में वो छाँव देने लगेगा, दोस्त बन जाएगा हमारा, ये बताएं मुझे पहले। जी। अच्छा, ये भी देखना बड़ी मज़े की बात है, जिस तरह लोग उमूमन परिंदे पालते हैं, जानवर पालते हैं, उनसे बातें करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं इस फील्ड के अंदर जो दरख्तों से बातें करते हैं लगाने के बाद, और बाकायदा दरख्त उनसे बात करता है अगर ज़बान समझने वाला हो तो। तो ये मैंने 2018 से ये काम शुरू किया था। तो सब मेरे आपने पिछली वीडियो देखी होगी, 2018 में जो हमने दरख्त लगाए थे, थोड़े बड़े थे वो, तो ये 2.5 से 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो जाता है कि जैसा कल भी आपने देखा होगा, जिस नीचे बैठ के मैंने इंटरव्यू दिया था, वो दरख्त भी मेरे अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई थी, अपने हाथ से लगाया था। तो उसका साया इस वक्त तकरीबन 2018 का थोड़ा बड़ा पौधा लगाया हुआ कि उसमें तकरीबन 7 से 8 फीट का साया वो अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा था। ये इतना ड्यूरेशन इसके लिए चाहिए होगा, क्योंकि लोग अभी आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये मैं ना वापस इसी ख्याल के ऊपर आऊँगी, इसी आइडिया के ऊपर आऊँगी। सर, किसी को याद करना हो, उसके लिए नेकी करनी हो, उसको बिल्कुल दिल से याद करना हो, उसके नाम पे कुछ और करने के बजाय इंसान पौधा लगा दे। सर, ये तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एफर्ट है। जी हाँ। और ये देखना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया ना, सदका जारिया, और सदका जारिया बता भी दिए वो चीज़। किसी के नाम की आपने कुआं खुदवा दिया, आजकल वही कुआं जो है बोरिंग कहलाता है, किसी के नाम से आपने फिल्टर प्लांट लगा दिया, फिल्टर प्लांट लगा दिया आपने, दरख्त पौधे लगा दिया आपने, कोई अच्छी चीज़ सदका जारिया बना दिया आपने, कोई मस्जिद मदरसा बना दिया, कोई यतीम खाना बना दिया, कोई ऐसी जगह बना दी, कोई शेल्टर होम बना दिया आपने। लेकिन दरख्त लगाना सबसे आसान है,
सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। जी 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 जी, बस अल्लाह ताला ने इसीलिए मुझे इस तरफ घुमा दिया कि 2018 से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के हिसाब से पौधे बना चुका हूँ। और अगर आप मेरे घर में देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटे बड़े पौधे आपको मेरे घर में मिलेंगे। ये वो दरख्त पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अंदर ही जो मैंने खुद यानी बीज बोए हैं और वो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे बड़े पौधे बन चुके हैं। सर ये ना मैंने ऐसा लोगों को कहते सुना है, इसलिए मैं चाह रही थी कि आप इसका भी जवाब दे दें। आजकल अगर ये किसी को बताया जाए कि जो माहौल है, जो माहौलियात है, या जो इस शहर का हक़ है, इस देश का हक़ है हमारे ऊपर, वो ये कि कम से कम एक फ़र्द 2 पौधे लगाए और उन पर पूरा ध्यान दे। बिल्कुल सही है। जब उनको ये बताओ वो कहते हैं कि यहाँ गुंजाइश कहाँ है, यहाँ जगह कहाँ है, हम कहाँ लगाएं। सर अब तो लोग ये वाली बात करते हैं, इतना एक एक इंच के ऊपर ज़मीन और हिस्सा और ये और वो, ये आप तो इतनी आसानी से सब करें, ज़रा इस बात का जवाब दीजिएगा ना। जी असल में आपके अगर दिल में गुंजाइश है ना, क्या बात तो उस काम के लिए पूरी दुनिया आपको घूमती नजर आती है। बस मैं तो इसी बात का क्या बात। सर मुझे ये भी बताइएगा कि अभी हम जो मनाजर भी देख रहे हैं, आप पे ज़ाहिर ने रिपोर्ट भी बनाई थी, फुटपाथ किनारे, सड़क किनारे भी आप बेशक घर के करीब ही, लेकिन आपने वहाँ पौधे लगाए। रिस्पॉन्स मिला कोई शख्स जो कि आपको देख रहा, रुका हो, आपसे पूछा हो, अप्रिशिएट किया, और उस वक्त जो फीलिंग होती है कि आप बड़ा अच्छा काम करें कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी शेयर कीजिएगा। जब ये काम मैंने शुरू किया था, इंसान की फितरत है, तो मेरे जो दोस्त अहबाब, मैंने खूब व्हाट्सएप चलाया, जो तशहीर मुझसे बज़ाहिर तौर पे हो सकती थी मैंने की। तो जब मैं काम करने शुरू हुआ तो मैं अकेला ही था। अच्छा। 1-2 साथी आए, हाँ मेरे 3-4 दिन बड़े शुरू के ज़ाया हुए कि अब आ जाएंगे साथी, अब आ जाएंगे फलाना। तो फिर उसके बाद से मैंने नियत कर ली भाई अब कोई आए ना आए, ये काम अब्दुल्ला मलिक का है और अब्दुल्ला मलिक ने काम करना है। तब से आपने देखा कि मेरे बोलने वाले भी इस बात की गवाही देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये जो अल्लाह ने, अच्छा ये भी मिन जानिब अल्लाह ही हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल में डाली कि ये जो इतना अजीम सानिया हुआ, हमारा PIA का जहाज़ क्रैश हुआ है, तो एक दिल में एक चुभन सी तो है उसके अंदर। तो उनको याद रखने के लिए कि भाई मतलब कराची में पौधे तो लगने, मतलब मैं लगा रहा हूँ और भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बड़े इदारे माशाल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमने पौधे लगा के कराची को हरा भरा तो करना ही है। अगर इसी पौधे को हम किसी से मंसूब कर देंगे वो ज़्यादा अच्छा तो उनके लिए भी सदका जारिया हो जाएगा, अल्लाह ताला मुझसे भी राज़ी हो जाएगा। अच्छा, हमने ये सुना है और ऐसा देखा भी है, जो लोग पौधों के ग्रीनरी के आसपास रहते हैं ना, वो बड़े हम्बल होते हैं। अब नेचर के करीब रहने का ये असर होता है, बड़े कूल होते हैं, काम होते हैं। आप डांटते वाटते तो नहीं है किसी को? जी हाँ जी नहीं। तो इसमें बात बिल्कुल वजह है आपकी कि ये जो क्योंकि फिर मैंने काफ़ी मवाद नेट पे भी तलाश किया, मैंने बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं। मतलब वो घर यहाँ तो कि जो घर दरख्तों के सायों के नीचे होते हैं, आप खुद सोचिए ना, जब वो घर ठंडा रहेगा तो आपको AC की और बहुत ज़्यादा पंखों की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बिल नीचे हो गया, ठीक है। दूसरा मैंने एक चीज़ और भी बड़ी चीज़ देखी कि जी जब भारी बिल नहीं देखेंगे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। जी हाँ। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि एक ही मरीज यानी 2 मरीज हों एक ही स्टेज पे, 2 मरीज एक ही स्टेज पे एक ही हॉस्पिटल में आप रखिए। एक मरीज को ऐसे कमरे में रखिए जहाँ से ग्रीनरी देख रहा है वो, और एक मरीज को ऐसी जगह में रखिए जो ग्रीनरी नहीं देख रहा। ये बात प्रूवन है कि वो शख्स, वो बीमार पहले घर चला जाएगा सेहतियाब होकर जो ग्रीनरी देख रहा है। क्योंकि वो जो ग्रीनरी देख रहा है उसका तो स्ट्रेस भी कम होगा, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इसीलिए तो कहते हैं सुबह उठ के आप जरा सब्ज घास पर चहलकदमी कीजिए, उससे भी बड़ा अच्छा असर होता है अपने सेहत से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और ये जो हम करें, नो डाउट इट्स ग्रेट। और जितना काम किया जाए, हम तो कहते हैं ज़ाहिर कम है। जैसे सर ने कहा ना कि एक शख्स 2 पौधे लगाए, इससे पहले आपको किरण याद है जब भी हमने इस पर बात की है, हम ये कहते हैं कि एक शख्स जितने भी पौधे लगा सकता है लगाए, और उसका फिर ध्यान भी रखना है। जैसे अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हमको भी वैसे ही करना है। पहले आप दरख्त के दोस्त बनिए, आगे जाके देखिएगा दरख्त आपका दोस्त बन जाएगा। अब मामला ये है कि इतना सारे सर्विसेज के ऊपर इतने सारे चार्जेस, लोग परेशान हैं। तो अब इस सिलसिले में हो क्या सकता है, बहुत सारे सवाल मेरे और आपके जहनों में, हम उसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शुएब खान, आप CEO पंजाब हेल्थ कमीशन है, हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ये फरमाइएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमानियाँ कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, चार्जेस वो बढ़ा देते हैं,
वेंटिलेटर चार्जेस बढ़ा दिए गए, जैसे बढ़ाए गए कुछ रेट्स हमने भी आपको बता भी दिए, आपके इल्म में भी होगा। अब ये बताइए कि इस सिलसिले में किया क्या जा सकता है और हेल्थ कमीशन इसे रोकने के लिए करंटली आप लोग कर क्या रहे हैं? अच्छा, मैं आपने तो जो कराची और इस्लामाबाद की बात की, मैं उस पर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से सिर्फ पंजाब की मैं बात प्लीज़ आप उसी के बारे में बता दीजिए। देखें, जी पंजाब में हमने जब ये कोरोना शुरू हुआ मार्च में, तो हमने एंड ऑफ मार्च सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को इनलाइन कर दिया था कि उन्होंने गवर्नमेंट का बर्डन शेयर करना है। अब हमने उस वक़्त उनसे जो रेट प्री कोरोना सिचुएशन के रेट्स थे वो हमने उनसे रेट्स लेके अभी हमारे पास मौजूद हैं, वो हमने फ्रीज़ कर दिए हुए। पंजाब के अंदर अब दो बड़े शहर हैं जिसमें ज़्यादा हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लाहौर और रावलपिंडी। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को किसी सूरत में भी हम जो प्री कोरोना उनके रेट्स थे उनसे ज्यादा चार्ज नहीं करने दे। सर शेयर कर सकते हैं, लाहौर की आपने एग्जांपल कोट कर ही दिए, तो लाहौर में एक रूम के चार्जेस क्या है कोरोना पेशेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में? ऑफ हैंड मैं हर हॉस्पिटल का नहीं बता सकता, बट रेंज है आइसोलेशन बेड्स के। जी, आइसोलेशन बेड्स जो हैं जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह और सारे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो वेरी करती है 5,000 से 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द सर कथा करामी की माजरत, आपने जो फिगर दिए सर, हमारे रिपोर्टर के फिगर्स कुछ डिफरेंट है। मैं चाह रहा हूं कि हम वो आपको दिखा देते हैं कि हॉस्पिटल की सिचुएशन क्या है लाहौर की। पूरी बात मेरी सर, मैं प्लीज आप कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन सिचुएशन क्या, आपने कहा ना कि हमने पहले कराची और इस्लामाबाद की बात की, मैं लाहौर की बात कर लेता हूँ। दानियाल उमर की तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या। दानियाल, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुएब भी, लेकिन प्लीज बताइएगा कि इस वक्त लाहौर में क्या चार्जेस हैं वेंटिलेटर के, क्या चार्जेस हैं अगर किसी को रूम चाहिए, दवाओं का खर्चा, टेस्टिंग के हवाले से शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वबा में जहां सरकारी अस्पताल मरीजों का इलाज करने में मगन हैं, वहीं पर निजी अस्पताल भी मरीजों का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन पैसे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर वेंटिलेटर्स की बात की जाए तो वेंटिलेटर्स की किल्लत होते हुए नज़र आ रही है, जिसके बाद जो लोग वेंटिलेटर्स को अफोर्ड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, वो रुख करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का। लेकिन वहाँ पर जाकर उनके साथ सिचुएशन ये होती है कि उनको एक कैटेगरी के जो अस्पताल हैं लाहौर के अंदर, वहाँ पर तकरीबन 50,000 रुपये तक यौमिया वेंटिलेटर पर अपने मरीज को रखने का अदा करना पड़ता है। 50,000 रुपये यौमिया अदा करने वाले जितने भी दिन अपने मरीज को रखें, उसी तरह उनको जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन ये कीमत सिर्फ वेंटिलेटर पर रखने की है। इस कीमत में जो अलग कमरे का खर्चा है, कंसल्टेंट की फीस है, ब्लड टेस्ट हैं, या फिर आपका 3 टाइम का खाना है, वो इस तमाम तर चीज़ में शामिल नहीं किया जाता। तकरीबन 13 निजी अस्पताल हैं लाहौर के जो इस टाइम इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस के मरीजों का। 22 ऐसे मरीज हैं जो कि लाहौर के निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर के ऊपर दाखिल हैं। इसी के साथ साथ अगर पूरे पंजाब की बात की जाए तो 118 कुल मरीज जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर दाखिल हैं। सरकारी जो अस्पताल लाहौर के अंदर मौजूद हैं उनमें तकरीबन 127 वेंटिलेटर मौजूद हैं। हुकूमत से जब ये सवाल किया जाता है कि प्राइवेट अस्पताल क्यों इतने पैसे चार्ज करें, तो हुकूमत का ये कहना है कि फ़िलहाल तो उनको रेगुलेट करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम लोगों का भी यौमिया इतनी ही कॉस्ट आती है जितने के प्राइवेट अस्पताल चार्ज कर रहे हैं। दानियाल, बेहद शुक्रिया, जो स्टैट्स थे आपने हमारे सामने रखे। डॉक्टर शुएब साहब, प्लीज़ अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। आप उससे पहले जिस तरह बता रहे थे कि आप क्लियर करना चाहते हैं कि ज़रा आपने कहा कि फ्रीज़ कर दिया, आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं ये रिपोर्ट सुनने के बाद, ये गुफ्तगू सुनने के बाद? जी, ये जो इन्होंने बताया ना वेंटिलेटर का पर डे कॉस्ट 50,000, आई थिंक इससे बड़ा कोई कारनामा हो नहीं सकता। आप बाकी बड़े शहर उठा के देख लें, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। मैं इवन इस्लामाबाद की बात करें जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 2 लाख से 2.5 लाख पर डे का खर्चा आ रहा है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये फ्रीज़ कर दिए, हमने वेंटिलेटर के चार्जेस जो हमारे पास फ्रीज़ हैं वो वेरी करते हैं 30,000 टू 50,000। 50,000 से ऊपर जो कैटेगरीज़ के हिसाब से जिस हॉस्पिटल जिस कैटेगरी में आता है उसका जो रेट हमने फ्रीज़ किया हुआ है उससे 1 पैसा भी चार्ज नहीं करते।
और हमने ये वाइडली सर्कुलेट किया हुआ हमारी वेबसाइट पे मौजूद है कि कोई ऐसा बंदा जो हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट ऑनलाइन सिस्टम है उसके अंदर आके कंप्लेंट करे एविडेंस से कि ये जनाब आपका फ्रीज किया हुआ फलां हॉस्पिटल का 40,000 रेट है और मैंने 60 दिया है जी, तो देन हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक हमें एक कंप्लेंट भी ऐसी वसूल नहीं। सर आपने कहा आज दिन तक एक कंप्लेंट वसूल नहीं हुई। सर प्लीज 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 सवाल भी ले लीजिएगा। आपने खुद अभी क्योंकि कहा कि ये तो बड़ा कारनामा है और आपने दीगर शहरों की एग्जांपल दिया। सर मैं कोट कर देता हूँ फिगर्स आपके सामने। सर कराची में 15 से 50,000 रुपये वेंटिलेटर जो ऐड हो जाता है उस प्राइस में। लाहौर का हमने शेयर कर लिया। पेशावर में 15 से 20,000 रुपये है सर, 50 से बहुत कम है। आपने इस्लामाबाद की बात की, वहां पर 30 से 55 है। सर कारनामा नहीं है। अगर लाहौर में ये रेट है सर, ड्यू रिस्पेक्ट कारनामा नहीं है सर। देखिए आप जो रेट का जिक्र कर रहे हैं ना, दिस इज इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज वेंटिलेटर का अपना खर्चा। आप सिर्फ वेंटिलेटर को मत देखें, वेंटिलेटर पे आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। लाइक अगर ऑक्सीजन 15 लीटर्स पर मिनट चाहिए तो वो 24 घंटे की 21-22 हज़ार लीटर ऑक्सीजन चाहिए। फिर डिस्पोजेबल आइटम्स, अब आप ये देखें कि डिस्पोजेबल आइटम्स जो आज से 6 महीने पहले रेट थे, जो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, वो आज से उनका डबल रेट हो गया, मगर उसके बावजूद हम पहले वाले कोरोना से पहले वाले रेट से जो फ्रीज किए हुए हैं उससे कतन ज्यादा नहीं सर। यानी कोरोना से पहले भी रेट 50,000 ही था। 20,000 ये रूम चार्जेस हैं। नहीं सर, मैं जो चार्जेस बता रहा हूँ, चार्जेस से जब ऐड हो जाते हैं ना, अगर वेंटिलेटर रिक्वायर्ड तो है। एनीवेज मुझे ये बताएं, आप क्योंकि कह रहे हैं फ्रीज चार्जेस हैं सर, ये 50,000 जो लाहौर में वसूल किए जा रहे हैं, कोरोना से पहले इतने ही वसूल किए जाते थे? इतने ही ये मैं आपको एविडेंस दे सकता हूं। अब तो सर वबा आ गई ना, वो पेंडेमिक है, अब तो आलमी वबा है सर। कहीं कुछ तो सहूलत होनी चाहिए एक आम आदमी के लिए, क्योंकि कोरोना सबको बराबर हो रहा है। वो अमीर गरीब और पॉकेट का साइज नहीं देख रहा सर। देखें, और अगर आप लोग अच्छे एग्जांपल्स रहेंगे सर, वो फिर दूसरे सूबों में भी होगा। फिर एक जो कराची में बैठा हुआ शख्स है सर, वो भी ये कहेगा कि देखो लाहौर में या पंजाब में ऐसा हुआ है, तो फिर आप मुझे सहूलत दीजिए सर प्लीज। देखें, मैं एक आम आदमी की जब बात करते हैं ना, तो आम आदमी में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह के आपके रिपोर्टर ने कहा कि 40, 50 या 60 मरीज़ हैं, इससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सरकार के हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। और ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेली की बेसिस पे अपनी कैपेसिटी को एनहांस कर रही है। जूं पेशेंट्स का लोड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपनी कैपेसिटी, हालांकि वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम सर्विस प्रोविजन नहीं है, मैं सिर्फ आई एम रेगुलेटर, मैंने सिर्फ सर्विस को रेगुलेट करना है, मैंने स्टैंडर्ड्स को देखना है कि कहीं पे मेल प्रैक्टिस ना हो, अनएथिकल चीज़ें ना हो, ये मेरा काम है। अब सर्विस प्रोविजन गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी एनहांस कर रही है। मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूँ। 3 दिन पहले टोटल पंजाब का 8,500 था टेस्टिंग कैपेसिटी, परसों 9,500 था, कल 10,000 था और आज 11,000 को पहुंच गया है। कि जूं केसेस ज्यादा आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। सर आपने कहा कि आपका काम है रेगुलेट करना। आपने खुद भी कहा कि जहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस उनको देखना है। सर अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल एक ऐसे मरीज से कहे जिसकी बिल्कुल इस वक्त हालत बहुत खराब हो कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, दिस इज एथिकल? दुनिया में कोई आप ऐसा को कारोबार बता दें कि ये बगैर एडवांस लेके देखें। प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो फॉर प्रॉफिट हैं, वो बिजनेस अपना कर रहे हैं। अब ये कभी भी नहीं हो सकता कोई भी सर पाकिस्तान का एक शहरी मर रहा हो, गवर्नमेंट फैसिलिटी में स्पेस ना हो, उसे मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़े, पैसे उसके पास ना हो, तो वेयर इज गवर्नमेंट? नहीं, देखें ये ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती कि एक मरीज़ मर रहा है और पंजाब के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और उसको कहें जी हमारे पास जगह नहीं, आप ले जाएं प्राइवेट वाले कहें जी कि आप 10 लाख रुपए जमा कराएं। ऐसा नहीं। पंजाब हॉस्पिटल्स में
गो के फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, मगर सीरियस पेशेंट्स जो आते हैं उनको हर हाल में एक परसेंटेज ऑफ बेड्स ऐसे सीरियस पेशेंट्स के लिए रखी जाती है। दैट मींस कि स्पेस अभी भी है, तो मामला आपकी नजर में खराब नहीं पंजाब में। लास्टली मुझे बता दें, आपने खुद अभी कहा कि एक कंप्लेंट भी नहीं आई। सर, अगर कंप्लेंट आती है आपके पास कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो कि बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, टेस्टिंग की मद में बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है, रूम चार्जेस की मद में बहुत चार्ज कर रहा है, वेंटिलेटर में, एक्शन होगा, फौरी होगा? डेफिनेटली होगा, फौरी होगा। और इसको भी छोड़ें आप, इससे पहले जाएं कि हम तो हॉस्पिटल्स को इस वक्त 53 हैं, कल 2 हॉस्पिटल और ऐड हुए हैं 55, आज एक और हॉस्पिटल हो रहा है। हम तो हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्टली वार्न किया हुआ है कि अगर आप, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कोरोना के पेशेंट नहीं ले रहे, हमने स्ट्रिक्टली वार्न किया हुआ है कि आपने 2 दिन 3 दिन के अंदर शुरू करने हैं। और हम पिछले 2 दिन पहले हमने लाहौर में 3 हॉस्पिटल्स के खिलाफ एक्शन लिया कि आप कोरोना के पेशेंट क्यों नहीं ले रहे। कल वो हॉस्पिटल पेशेंट्स लेना शुरू आज एक और हॉस्पिटल शुरू कर। ठीक, ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स कोरोना पेशेंट लेंगे, जितने ज्यादा हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड होंगे, उतनी चीजें बेहतर होंगी, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप, बड़ा अच्छा आपने किस तरीके से किया कि बहुत से हॉस्पिटल्स अब ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि जहां से कंप्लेंट होगी डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि जाहिर है हम भी रिपोर्ट करते चले जाएंगे। और आप प्लीज फॉर व्यूअर्स के अगर कहीं ऐसा होता है जहां पे ओवर चार्जिंग है तो प्लीज टॉक टू अस और हम इसको रिपोर्ट करेंगे। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने कहा था, तजवीज़ किया था कि प्लाज्मा के जरिए इलाज किया जाए, और उसके बाद हमने देखा जो पहला मरीज था वो वेंटिलेटर पर था, उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, लेकिन ड्यू टू प्लाज्मा वो ट्रीट हुआ, घर गया। उसके बाद चंद खबरें ही सही, लेकिन बहरहाल खबरें आई कि प्लाज्मा से लोग ठीक हुए हैं। अब सवाल यह है कि अक्सर ऐसे अफराद हैं जिनको तलाश होती है, जिनके प्यारे बीमार हैं या अगर खुद वो मुतासर हैं और उनको प्लाज्मा चाहिए, और उन्हें ज़ाहिर है अपने स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा ही चाहिए। ए नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप का शख्स है तो उसे ए नेगेटिव का ही प्लाज्मा चाहिए जो कि ठीक हुआ होगा इससे। तो ऐसे में आपको कैसे मालूम हो कि अब ये प्लाज्मा मुझे कहाँ से मिलेगा? तो एक एप्लीकेशन बनाई गई है, और इस एप्लीकेशन का वो एक एप्लीकेशन एक ब्रिज है। उसमें होता ये है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो आप उस पर राब्ता कर सकते हैं कि आपका ये ब्लड ग्रुप है, यू वांट टू डोनेट योर प्लाज्मा, एट द सेम टाइम जिसको ज़रूरत है वो भी उस पर जाके बता सकता है कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है और मुझे प्लाज्मा चाहिए, तो वह राब्ता हो जाएगा। तो हमने सोचा कि इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, इतनी ज़बरदस्त ये एप्लीकेशन बनाई गई, तो क्यों ना इस पर बात की। तो आसान भी लग रही है, आसान भी लग रही है। तो एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई है, दानिश इसरार साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त, तो उन्हीं से हम इससे मुतालिक बात करते हैं। कोविड प्लाज्मा फाइंडर के नाम से ये एप्लीकेशन है। दानिश साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा काम किया आपने। मुझे प्लीज़ बताएंगे कि जब से ये एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है, रिस्पॉन्स क्या रहा, कितने लोग इस पर आ चुके हैं, कोई राबता भी हुआ, डोनेशन भी स्टार्ट हो गई? जी सर, एक्चुअली हमने ये जब 85,000 का हमारा ये माइलस्टोन क्रॉस हुआ था इनका कोरोना केसेस का पाकिस्तान में, तो उसके बाद ना सोशल मीडिया पे एक वेव चली जहाँ पे लोगों ने ना हर जगह पूछना शुरू कर दिया कि हमें इस ब्लड ग्रुप का डोनर चाहिए प्लाज्मा का। और वो लोगों ने व्हाट्सएप स्टोरीज लगाई, इंस्टा स्टोरीज लगाई, और इस तरह फेसबुक पे उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। तो तब मुझे बात ही हिट की कि इस तरह का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे डोनर को पता हो कि मैं यहाँ पे डोनेट करूँगा, यहाँ पे मेरा प्लाज्मा एक डोनर जो है मुझे एक पेशेंट मिल सकता है, और पेशेंट को पता हो कि मुझे यहाँ पे एक डोनर मिल सकता है। तो वो वेबसाइट लॉन्च किए हमें 4 दिन हुए हैं अभी, और हमारा एक सफर हाउस है, टेक्नो डेजर्ट नाम है उसका, तो हमने उसके थ्रू इस इनिशिएटिव को आगे लेके बढ़े हैं। और अब रिसेंटली आज 4था दिन है हमारा, और 50,000 प्लस हिट्स हो रही है हमारी वेबसाइट पे पर डे। 50,000 पर डे हिट्स, ग्रेट। हॉस्पिटल्स भी ऑन बोर्ड है, क्योंकि जाहिर है दानिश साहब, सॉरी बट ज़ाहिर क्योंकि स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जो कि प्लाज्मा से मुताल्लिक इस वक्त उनको इजाज़त है कि वो प्लाज्मा लगा सकते हैं। हाँ जी। एक्चुअली हमारे तो मोस्टली जो है ना, जो यूथ है जो हमारी, उनमें काफ़ी लोग हैं जो जिनके पास सिम्टम्स हैं इसके कोरोना वायरस के, लेकिन वो ना अपना टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से उनकी श्योरिटी नहीं होती कि उनको कोरोना है भी या नहीं। तो उनको चाहिए कि वो अपना टेस्ट कराएं, ताकि अगर कल को इंशाल्लाह वो रिकवर होते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए वसीला बन सकते हैं। उनको पता होगा कि वो रिकवर कर गए हैं और अब उनका जो प्लाज्मा है वो यूज़ किया जा सकता है।
दानिश, अब तो एक एम्बिग्विटी रहती है। ये तो एक बात है, लेकिन अब तो बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एंटीबॉडीज टेस्ट भी स्टार्ट हो गया। IgG IgM रीडिंग्स आ जाती हैं, उससे मालूम हो जाता है कि आपको कोरोना हुआ था या नहीं और आपकी एंटीबॉडीज की रेंज इस वक्त क्या है, तो आप डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने भी राब्ता किया है, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है। आपकी इस एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद इन 4 दिनों में ऐसा हुआ है? फिलहाल इस बात को तो हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने आपस में कांटेक्ट किए, लेकिन हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दी जहां पे वो एक दूसरे से आपस में बात कर सकें और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें डायरेक्टली विद इन फ्यू मिनट्स। और ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन, लोगों का एक दूसरे के साथ में राबते में आना और फिर एक दूसरे की हेल्प करना, ये तो हो रहा है। लेकिन कुछ आपको इन 2 रोज़ 3 रोज़ 4 रोज़ में मालूम हुआ कि आपके इस काम की वजह से किसी को वाकई अमलन सहूलत मिल गई, सिर्फ डाटा की हद तक नहीं? वो ऑब्वियसली है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया था, उसके थ्रू वहाँ पे एक डोनर ढूंढा था और उनको मिल गया था डोनर प्लाज्मा। डोनर कितनी देर में मिला था उनको? विद इन एन आवर, मतलब उन्होंने डोनर मिल गया उन्हें, और उसके बाद फिर कितने घंटे और लगे कि जब वाकई वो प्लाज्मा उनको मिल गया और लगा दिया गया? और हाउ इज ही नाउ? he's doing good now, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और भी बता दीजिएगा, ये जो हम थोड़ा बहुत इसको हमने देखा है आपके फाइंडर को, बड़ा आसान सा लग रहा है। आपने इस चीज़ को जहन में रख के बनाया कि हमको इसको बिल्कुल आसान बनाना है, और साथ में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको फीडबैक को लेकर आप उसको सहूलत भी उसमें करते जाएंगे, ऐसा भी जहन में आपके? हाँ जी, हमने बहुत ज़्यादा इजी इसका यूज़र इंटरफेस बनाया है और उसके नीचे ही बिल्कुल एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है जहाँ पे लोग देख सकते हैं कि उसको यूज़ किस तरह करना है, उनको गाइड करने के लिए फर्दर भी। बहुत अच्छा काम है जी, बहुत शुक्रिया दानिश असरार, आप हमारे साथ थे। इस ऐप के बारे में बता रहे थे, प्लाज्मा फाइंडर। तो ये देखिए, आपकी वबा के दिनों में ऐसी खबर का आना, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल आना बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है सुन के, जान के सहूलत आपकी ज़िंदगी में। मैं खाने पीने की बात करने जा रही हूँ अब। तो अब हम आपको बताएंगे क्या कि सब्जियाँ हों, ताज़ी हों, ज़बरदस्त हो, खरारी हो और फ्री हो और घर की छत के ऊपर हो। इंटरेस्टिंग है ना? मैं लाहौर के एक ऐसे शहरी की बात कर रही हूँ कि इन्होंने सब्जियाँ मुफ्त में इस्तेमाल करने की ठानी, कुछ इस तरह का इनके जहन में था, और इसकी वजह ये कि उन्होंने अपने घर की छत को बाग में बदल के रख दिया है। मजीद साहब को ये जो उनका आइडिया नहीं चाहते, फौरी तौर पे कॉपी पेस्ट कर लिया जाए ना। कहीं से लगती है छत है, इट लुक्स लाइक अ लॉन है जैसे। तो भाई ऐसा लॉन होना चाहिए, ऐसी छत होनी चाहिए, ऐसा धोखा होना चाहिए, और फिर बिना धोखे के अच्छी सी सब्जी आपको मिलेगी। वो आपको पता होगा कि इसमें आपने कैसी खाद इस्तेमाल की, आपको पता होगा कि इसमें आपने कैसा पानी डाला है, आपको पता होगा कि आपने इसको सेहत के कितना करीब रखा है। ये हम तो खैर कराची में रहते हैं तो यहाँ पर तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन आपके घर के छत के ऊपर, ये किचन गार्डन आपकी छत के ऊपर हो, वाह क्या बात है। किरण, चलिए इसको हम मजीद जरा समझते हैं। किसी ने अगर इम्प्रेस होने के बाद ये इनिशिएट करना ही हो अपने घर में, तो छत पर, लॉन में, तो क्या करें? वी हैव मजीद साहब विद अस। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम कुछ विजुअल्स भी देख रहे हैं और देख के बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि छत है, मुझे वाकई लॉन लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कितनी जगह आपके पास है, और हमने ज़्यादा जो मनाज़िर देखे हैं वो तो फूलों के देखे और टमाटर देखे हैं, तो ज़रा बताइएगा कितनी जगह पर फूल लगे हुए हैं और कहाँ पर सब्जी, और कौन कौन सी सब्जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी जनाब, ये 5 मरले की छत है, इसका फ्रंट वाला हिस्सा मैंने ये एक पार्क बनाया है बकायदा, इसका डिजाइन। और कौन कौन सी डिजाइन किया बकायदा मैंने। पहले इसको चिपस किया, चिपस के बाद मैंने इसे लुक लगाई, पॉलिथीन लगाए। सब्जी मेरे पास बैंगन लगे, मौसमी सब्जी आता है, जब भिंडी आती है, घिया आता है, या मतलब वो उसे क्या कहते हैं, टमाटर होते हैं माशाल्लाह। उसके बाद घिया कद्दू लगते हैं बकायदा, घिया तोड़ी लगती है। मौसम के साथ इस वक्त बैंगन लगे हुए थे मेरे पास, लंबे वाले भी, गोल वाले भी। तो उसके बाद हर मौसम के साथ मतलब के चीजें तब्दील होती रहती हैं। और ये सारी सब्जी आपके किचन में ही जाती है या रिश्तेदारों के किचन में भी? था इस वक्त फोटा लग। ये तो फूलों का बता रहे हैं, लेकिन मैं सब्जी पर ही रहता हूँ। ये सब्जियां आपके किचन में ही जाती हैं या रिश्तेदारों? और अच्छा जी सबकी मौजें लगी हुई हैं। और ये भी बताइएगा कि ये तो रिश्तेदारों में बेटी लेकर जाती है, बहन लेकर जाती है। हाँ जी सर, ये भी बताएं ना आप हमें, कितना आऊँ मैं आपकी छत पे, आऊँ आके बैठ जाऊँ, बहुत देर बैठी रहूँ, बातें करती रहूँ, ये तो बड़ा आसान है करने में ना, एंजॉय करेंगे। मेहनत कितनी लगती है इस सब में, ये बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, मोस्ट वेलकम, जब चाहे आप आए। So sweet of you.
ज़बरदस्त। सर मुझे ये बताएंगे, आजकल ज़ाहिर है एक और मामला है जिससे पूरा पाकिस्तान परेशान है, वो है टिड्डी दल का मामला। वो आती हैं, फसलें चट कर जाती हैं, तो आपने छत पर क्या इंतजाम कर रखा है कि कैसे बचाएंगे अगर खुदा ना खास्ता टिड्डी दल आ गई? छत में जब मैं देखता हूँ टीवी, बड़ा डर लगता है मुझे। बहुत डर लगता है कि कहीं इधर आ गई तो क्या करूँ। मैं स्प्रे वगैरह करता रहता हूँ, स्प्रे की बोतलें रखी हुई हैं, तो जब भी देखता हूँ खबरनामे मुझे डर लगना चाहिए, अल्लाह इतने ना आवे, लाहौर से ना आवे, इतने ना आए। ये बात है। क्या बात है। जे इतने आ गई फिर क्या करोगे? अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं मैं अल्लाह हाफिज नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर टिड्डी दल स्प्रे करेंगे। वैसे मैंने सुना है कि अगर थोड़ी सी आग लगा दी जाए, धुआं हो तो उससे भाग जाती हैं। स्प्रे करेंगे? जी जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नहीं तो खाने अरबियों जैसे खाने शुरू कर देंगे फिर। ऐसे तो ना करें, ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन तो है। अच्छा देखिए, उमूमन होता ये कि लोग अगर अपने घर के आसपास कहीं ग्रीनरी का एहतमाम करते हैं तो वो वहाँ पर परिंदे आए तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। आपने भी कुछ ऐसा करके रखा है? जी जी हाँ जी, घोंसले लगे हुए हैं, घोंसलों में आकर रहते हैं बकायदा। माशाल्लाह बिजलियाँ ये चीजें लगी हुई बकायदा, आपको नजर आएंगी मेरी वीडियो में बकायदा। हाँ जी। अच्छा ये मुझे बताइएगा, परिंदे रखे हुए हैं, बहुत शौक है आपको? ये पीछे देखे फ्लेक्स भी लगी। क्या बात है। नहीं हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर भी। सर मुझे ये बताइएगा कि देखे माशाल्लाह फिटनेस का, जी जी फिटनेस जो है मेरी है। हाँ जी जी ठीक, ये तो आप बता रहे हैं। नहीं, यू लुक माशाल्लाह वेरी फिट। 56 है मेरी फिटनेस, देखे कुछ नमाज पढ़ने के बाद। हाँ जी जी वो नमाज पढ़ने के बाद जैसे थोड़ा सा पौधों के साथ पानी देना, गोडी करना, चीजें करनी, घास पत्ते उठाने, उससे बंदा बड़ा एक्टिव होता है और आंखों को ठंडक महसूस होती है बकायदा देखा जाए तो। क्या और मॉर्निंग वॉक मैं यहीं कर लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ करनी पड़ती है। आपको तो वैसे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना खूबसूरत लॉन आपकी छत पर है। मैं तो हैरान हूँ कि छत पर मैंने ये तो देखा था गमले में या इस तरह सब्जियां और पौधे लगे हों या फूल लगे हों, लेकिन इस तरह की ग्रास मैंने नहीं देखी पहले किरण छत पे। तो ये जो शुएब कह रहे हैं ना, जरा इसको बताइएगा। आपको नहीं घर में कोई हाथ लगाकर दिखाते हैं, कहीं कारपेट तो नहीं? नहीं सर, ये बता दीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई अगर हम ऊपर ज्यादा पानी डालेंगे या ज्यादा कुछ इस तरह का एहतमाम करेंगे छत कमजोर हो जाएगी, इस बारे में बताएं। नहीं वो वाटर प्रूफ बनाया हुआ है, इसे बकायदा चिप्स करने के बाद लुक लगाया, प्लास्टिक लगाया, फिर मिट्टी डली, फिर साइडों पर हमने एक बकायदा लुक की लेयर दी हुई है जिससे पानी साइडों पर ना जाए। अच्छा, तो आपके इस लॉन को देखने के बाद क्या आपके रिश्तेदार और मोहल्लेदार भी इंस्पायर होते हैं और वो भी कोशिश करते हैं या कोशिश की है कि वो भी अब इसको रेप्लिकेट करें उनके घर में? ऐसी किसी ने आपसे हेल्प लियो कि आप हमको हेल्प करें, हमारे लिए भी ऐसी, हमारी छत भी ऐसी बना के दें? आप ये मीडिया में काफी लोगों ने मुझसे मशवरा मांगा है, लेकिन ये नया घर शुरू होता है आसान बनाना, पुराने घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो नया पैसा लगाना पड़ता है। नया घर बना तो उसी वक्त बहुत आसान है। ज़ाहिर है उस वक्त आप उसके हिसाब से वो चेक्स और लोग और, लेकिन मेरे जितना मेहनत और जितना गमला, हाँ जी, तो 220 गमला इस वक्त मेरा, 220 गमले इस वक्त मेरे, मैं इनकी खिदमत करता हूँ, बच्चों जैसे पालते हैं। तो आप दिन में पूरा वक्त लगता है यहीं सर्फ हो जाता है आपका इन्हीं की खिदमत करते करते? नहीं, सुबह 1.5 घंटे, सुबह 1 घंटा, 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तैयारी शुरू, 9 बजे ऑफिस चले जाता हूँ। क्या बात। तो और कोई हेल्प भी करता है घर में या सिर्फ आप ही देखते हैं? संडे को आधा दिन लगता है। मेरी बेटियां करती है, छोटी बेटी मेरे साथ है माशाल्लाह, ये भी करती है माशाल्लाह, इस नजर आ रही होगी आपको। जी पानी देती है, पनीरियां लेने जाती है, नर्सरी पर जाती है। जी सलाम करो बेटा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, जबरदस्त जी। और अल्लाह की रहमत है आपके घर में और इतना खूबसूरत आपका घर है। बेहद शुक्रिया मजीद साहब, साथ मौजूद थे आप और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और वाकई एक बात एग्जैक्टली छत देख के मुझे स्पेशली किरण वो जो ग्रास की फीलिंग थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली छतों पे ऐसे होता नहीं, गमले तो आप रख लेते हैं तो रेप्लिकेट आप कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर, रूम और डॉक्टर फीस की मद में यौमिया लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं और अगर आपको वहां जाना है तो उससे पहले आपको लाखों रुपए वहां पर देने भी होंगे।
कोरोना जैसी हंगामी सूरत हाल के बावजूद ये वसूलियां कम नहीं हो रही। आखिर इस पूरे मामले को कंट्रोल कौन करेगा और सिंध में हेल्थ केयर कमीशन हालात को कैसे मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि जाहिर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की। तो हमने सोचा कि आज हम इसी से मुताल्लिक गुफ्तगू करें। गुज़श्ता रोज़ हमने पंजाब से मुताल्लिक बात की थी और आज हम सिंध से मुताल्लिक बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हेल्थ केयर कमीशन से डॉक्टर फरहाना मेमन साहिबा ने। आप इस पर रिप्रेजेंट करी हेल्थ केयर कमीशन को, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे प्लीज़ सबसे पहले ये बताइएगा कि जो रेट्स पहले मुकर्रर किए जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, वो रूम की मद में हो, डॉक्टर फीस की मद में हो, वेंटिलेटर की मद में हो, कोरोना आने के बाद उसमें तब्दीली आई है या रेट्स वही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो पंजाब में तो खैर वो 8 साल से है, लेकिन हमें अभी काम शुरू किए हुए 1 साल हुआ है। तो अभी हमने किसी की प्राइवेट सेक्टर की सिर्फ स्टैंडर्ड्स की इंस्पेक्शंस किए थे फॉर लाइसेंसिंग के लिए। रेट्स का काम हमने नहीं किया था, लेकिन क्योंकि सडनली ये एमरजेंसी आ गई है तो अब हम कोविड पे काम कर रहे हैं और जो है वो रेट्स का जो है वो हमने बिल्कुल, अगर हम उसमें काम कर रहे हैं कि टेक्निकल के कितनी एक्सपेंस आता है, क्या खर्च आता है, तो बेसिकली ये वेंटिलेटर के रेट्स जो है मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है और मेरे ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो मेरी टीम्स ने देखा है तो ये कोरोना से पहले भी इतने ही थे। लेकिन अब क्योंकि लोगों इमरजेंसी में लोग जा रहे हैं और जो बड़े हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर जो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल थे उस वक्त वहाँ पे सबकी एक्सेस नहीं होती थी, लेकिन अब जाहिर है जब कमी पड़ रही है तो काफी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो ये रिपोर्टिंग भी हो रही है। जो बात आपने अभी की कि वेंट के प्राइस वही है, आपको भी ऐसा लगता है? गुज़श्ता रोज़ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मौक़िफ़ भी यही था कि वेंट की प्राइस वही है, वेंट के चार्जेस वही हैं, लेकिन रूम चार्जेस ये तो बहुत ज्यादा है। 1.5 लाख रुपए अगर लिया जा रहा है एक रूम का एक दिन का, तो ये तो मैं मान नहीं सकता और आप भी मान नहीं सकती कि किसी हॉस्पिटल में कोरोना से पहले ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। 1.5 लाख रुपए रूम चार्जेस तो कहीं पे भी नहीं है, 1.5 लाख नहीं है वो। इस तरह से एक नहीं 1.5 लाख रुपए तो अगर कहीं पे चार्जेस हैं। देखिए जी, हमारा तो हेल्पलाइन है और हमने पब्लिक नोटिस भी दिए हैं जिसमें हमने लोगों को लेटर्स भी लिखे हैं। हेल्पलाइन पे हमारा 24 आवर्स अवेलेबल है। आप अभी भी कॉल करेंगे तो वहाँ होंगी कि अगर 1.5 लाख रुपए नहीं है तो आगा खान कितने चार्ज कर रहे हैं? अभी शिकायत दोनों तरफ से हो सकती है। जी मैम, पहले बात मुकम्मल कर लें आप प्लीज़। देखिए मेरी बात सुने, आगा खान सिर्फ एक हॉस्पिटल तो नहीं है ना, शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और आगा खान का भी मुझे नहीं एग्जैक्ट पता क्योंकि मैंने उनसे बहुत कांटेक्ट किया है और मैंने उनसे मांगी है, लेकिन वो भी इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि हमारा 1.5 लाख रुपए चार्जेस सिर्फ रूम का नहीं है। अब इस पे फिर हम क्योंकि अभी 2 दिन पहले ये बात हुई है तो हम इसको और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो चार्जेस की बात है इसमें हमें फ़िक्स करने में टाइम लगेगा क्योंकि वह पूरी उनकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है और हॉस्पिटल लाइक आगा खान या कोई और हॉस्पिटल जो भी है उनके थोड़े एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं तो वो उसमें वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो क्वालिटी पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं। बेसिकली हमारा काम जो मेन है वो हमें स्टैंडर्ड जो कि हमने सारे विजिट्स किए हैं, हाँ स्टैंडर्ड्स चेक करना है कि सर्विसेज मिल रही हैं अच्छी या नहीं मिल रही, और अगर किसी को नहीं मिल रही, हम दोनों तरफ से ले रहे हैं शिकायतें, जो कि आपके तवज्जुह से मैं चैनल के तवज्जुह से ये लोगों को कहना चाह रही हूँ कि हमने जो अभी एक और पब्लिक नोटिस भी दिया था जिसमें हमने ये भी लिखा था कि अगर जो मुलाजमीन वहाँ काम कर रहे हैं या जो डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, इवन अगर प्राइवेट सेक्टर में उनको निकाला जा रहा है नौकरियों से या उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं या उनको PPEs जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे, तो वो भी हमें हेल्पलाइन पे शिकायत करें। और अगर किसी के साथ ये हो रहा है कि कोई किसी के साथ ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं कहीं पर या किसी को रिफ्यूज़ किया जा रहा है, इवन रिफ्यूज़ अगर किया जा रहा है तो वो भी हमें हेल्पलाइन पे शिकायत करें। अभी पिछले ही दिनों ये कोर्ट में इन 10 हॉस्पिटल्स पे केस था जो वहाँ पे मैं कह कर आई हूँ जज साहब को। जी जी दोबारा पूछेगा। हेलो जी मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो ये तो आप बहुत अच्छा बता रही हैं कि हेल्पलाइन मौजूद है तो वो हॉस्पिटल्स के स्टाफ के लिए भी है और वो एक आम आदमी के लिए भी है। हाँ। अब ये बताइए कि आप लोगों ने अभी काम के अलावा हमारा ऑफिस भी है जी। अच्छा ऑफिस तो बंद है आपका? हमारे रिपोर्टर गए थे मुदस्सिर, ऑफिस तो बंद था और जिस नंबर पे कॉल की वहां पर आ गया कि ये नंबर किसी के, ये नंबर इस वक्त जी लेकिन आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा मेरी बात, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको अगर
हमारा जो FTC का ऑफिस था उसका सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफ था और पूरा रमज़ान वहाँ हमने गर्मी में बैठ के काम किया है। अगर आप आके देखते तो उस वक्त शायद आपका कैमरामैन आ जाता जब हम रमज़ान में गर्मी में सेंट्रली एयर कंडीशन ऑफिस में बगैर एसी के काम कर रहे थे। और FTC की मैनेजमेंट का ये कहना था कि क्योंकि हेल्थ अब आप अभी हमारा ऑफिस सिर्फ 3 दिन के लिए बंद हुआ था फॉर फ्यूमिगेशन, और क्योंकि हमारे कुछ लोग पॉजिटिव आ गए थे ईद की छुट्टियों की वजह से, तो हमने पूरे ऑफिस की स्क्रीनिंग कराई ताकि जो नेगेटिव हों सिर्फ वो ऑफिस में हैं, जो पॉजिटिव हों वो क्वारंटाइन में चले जाएं। तो अब फ्राइडे कल आप आ जाएं और आके देख लें। और अगर आप, मैं बहुत खुश होती कि अगर आप आके देखते कि जब हम गर्मी में रोज़ों में हम गर्मी में बगैर एयर कंडीशन के वहाँ काम कर रहे थे। और दूसरी बात यह कि हमारे ज़्यादातर लोग फील्ड में होते हैं, पूरे सिंध में फील्ड में होते हैं लोग, ज़्यादा ऑफिस में कम लोग होते हैं। अभी भी कल भी मेरा मेरी एक टीम उमरकोट में थी, मिठी में, और जो है ना कुछ लोग मेरे हैदराबाद में, कुछ लाड़काना में, कुछ सक्खर में, कुछ कराची में। तो मोस्टली जो है वो सुबह से निकल जाते हैं। सॉरी बट मुझे प्लीज अगर आप ये भी बताएं कि हम लोग ऑफिस में होते मैम, आप प्लीज अगर ये भी बताएं कि जो आपका इतना स्टाफ फील्ड में होता है, हॉस्पिटल्स में जाता है, वो करता क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ तयन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम डेटा ही इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हमने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर ये स्टाफ कर क्या रहा है? वो करता ये है, नहीं जी नहीं, हमने कार्रवाई, बिल्कुल हमने कार्रवाइयाँ की हैं। बेसिकली ये हुआ था कि जब क्वारंटाइन हुआ था तो हमने जैसे 26 को केस आया था, तो 27 को हमने तमाम प्राइवेट सेक्टर्स को ये लेटर लिख दिए थे कि आप अब रेडी और प्रिपेयर्ड हो जाएं, और हर हॉस्पिटल ने आइसोलेशन वार्ड्स जो है वो बना लिए थे अपने अपने पास, और हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया था कि टोटल प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल वेंटिलेटर्स कितने हैं। तो ये हमारा इनिशिएट हमने ऐसे किया था। उसके बाद हमने जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही थी, इनिशियली आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में कोविड के पेशेंट नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन हमने उनको प्रिपेयर किया। हमने कहा कि नहीं, आप अपना कुछ हिस्सा डेडिकेट करें, और हमने वेंटिलेटर्स पूछे कि किस, वो हमारा सारा डेटा हम प्रोवाइड करते रहते हैं और डेली। और अब जब जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल के साथ कोविड हो रहा है, हम उनके पूरी स्टैंडर्ड्स की एक चेकलिस्ट है हमारे पास। अच्छा, अब जरा आम आदमी को समझाइए। और लेबोरेटरीज के जहाँ टेस्ट की सहूलत है वो भी मेरे पास ही रिक्वेस्ट आती है। सही। जी। ये जरा सा आम आदमी को ये समझाइए। एक तो ये कि आप लोगों के पास में, जैसे आपने हेल्पलाइन का भी कहा, अभी आपने हेल्पलाइन का भी कहा ना, तो ये बताइए कि आप लोग काम किस तरह, आपके पास में शिकायत आई, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर से आई हो, चाहे आम लोगों ने आपसे शिकायत की हो, तो ये बताइए उसके आगे फिर आप लोग करते क्या है? एक कॉल आपके पास आ गई, शिकायत आपके पास आ गई जी, अब वो हमारा, जी बिल्कुल, ये शिकायत कोई कोरोना की वजह से नहीं है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डिपार्टमेंट से, इसमें एक लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है जो कि स्टैंडर्ड्स और ये चेक करता है, एक ट्रेनिंग का है। और इस क्वारंटाइन के पीरियड में हम लोगों ने जो है वो 896 जो वर्कर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी है। इसी तरह जो हमारा कंप्लेंट डायरेक्टरेट है वो अब से नहीं है, वो शुरू से काम कर रहा है। लेकिन अब मामला कुछ मुख्तलिफ है मैम, कि या तो आप हमें ये तो एक प्रोसीजर है, के थ्रू भेजें, सिटीजन पोर्टल के थ्रू भेजें। अच्छा, मुझे शिकायत आती है तो फिर हम उस पे टीम बनाते हैं। नहीं, मुझे अब बता दें, अब बता दें। पूरी बात सुने, उसके 3 तरीके हैं। या तो आप हेल्पलाइन पे भेजें, या सिटीजन पोर्टल पे, या फिर हमारे ऑफिस पे आके एक राइटिंग, हमारा कंप्लेंट फॉर्म है, कंप्लेंट फॉर्म पे। लेकिन अगर कोई नहीं आ सकता लॉकडाउन की वजह से, कंप्लेंट फॉर्म नहीं फिल कर सकता, तो वो हमें कॉल करके शिकायत करता है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हॉस्पिटल जाता हूँ और मुझे वहाँ बेड नहीं मिलता, मुझे वहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती, मैं परेशान होता हूँ, मैं दरबदर जाता हूँ, मुझे किसी हॉस्पिटल में स्पेस नहीं मिलती, कैसे? मैं आपको पर्सनल नंबर पर कॉल तो नहीं करूंगा, तरीकेकार क्या है? आप हमें कॉल करें, हाँ। व्हाट इज द नंबर टू डायल? कॉल आप अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको हमारे ऑफिस आके एक कंप्लेंट का फॉर्म है, कंप्लेंट जी नंबर मैं आपको बता रही हूँ 080007422। ठीक है, ये वो नंबर है जिसपे कोई शहरी भी कॉल कर सकते हैं और ऑफिस आकर भी शिकायत कर सकते हैं। ऑफिस अब खुला है, ठीक है, उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी। ग्रेट। अब मुझे बताएं, इससे पहले आपने क्योंकि कहा कि आपका जो स्टाफ है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, सिटीजन पोर्टल से भी शिकायत, ठीक है, शिकायत आप तक पहुंच रही है, आप उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे ये बताएं, आपने कहा आपका स्टाफ इस वक्त इंस्पेक्शन कर रहा है, तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज
सिंध हुकूमत की फिगर्स कुछ मुख्तलिफ होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिगर्स जो दी जाती हैं समटाइम्स उससे भी हम देखते हैं कि जब वज़रा बात करते हैं तो फिगर्स डिफरेंट होती हैं। एनडीए में वेंटिलेटर देता है, रसीदें सामने आती हैं, लेकिन कहा ही जाता है कि वेंटिलेटर है नहीं। मुझे आप बताएं, आपका स्टाफ तो हॉस्पिटल्स गया, प्लीज सवाल ले लीजिएगा। आपने कहा कि आप देखते हैं कि वेंटिलेटर्स कितने हैं, तो मुझे आप बता दें इस वक्त सिंध में कितने वेंटिलेटर्स टोटल हैं, उसमें से कितने ऐसे हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, और तीसरा सवाल यह है कि उस पर कितने इस वक्त पेशेंट्स हैं, ऑक्यूपेंसी कितनी है? ऑक्यूपेंसी तो मुझे फिर डेटा देखना पड़ेगा, लेकिन वेंटिलेटर पे कम है। जो मैंने अभी रिसेंटली विजिट्स किए हैं तो मुझे हर हॉस्पिटल में वैकेंट मिलते हैं, वो डेली हमारे पास अपडेट आती है। अगर आप कहें तो मैं आपको कल की अपडेट आप अभी मुझसे ये शेयर कर सकती हैं कि टोटल कितने हैं और कोविड के कितने हैं? डेटा आ रहा है 10 हॉस्पिटल की नहीं, टोटल तो बहुत सारे हैं। जो हमारा डेटा जो हम लोगों ने कलेक्ट किया था तो उसमें तो 949 जो हैं वो लोगों के पास वेंटिलेटर हैं। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं। अच्छा। और इस तरह से जो है ना वो अब कितने लोगों ने डेडिकेट किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि अभी डेटा आपके सामने नहीं है, तो ये बता सकती हैं आप मुझे कि पिछले 2-3 हफ्तों में या 1 महीने में जब से कोरोना हमने देखा कि वो नहीं फैला है, हॉस्पिटल्स का है। ठीक है, ठीक है जी जी। लेकिन ये बता सकती हैं एनडीएमए की तरफ से भी ज़ाहिर वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, कुछ खुद प्रोक्योर करने थे गवर्नमेंट ने, तो कुछ इन्हांस हुआ, ये सिस्टम बेहतर हुआ, वेंटिलेटर में इजाफा हुआ है पिछले 1-8 महीने में? देखें ये एक नहीं, ये जो सवाल है ना आपका, ये गवर्नमेंट का सवाल है। ये गवर्नमेंट से आप कर सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट से डायरेक्टली। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि सर्विस प्रोविजन नहीं है, हम सिर्फ रेगुलेटर करते हैं। जब हमें कहा जाता है कि आप जाएं तो आप चेक करते हैं। ये बता सकती हैं आप मुझे, क्या ये आपके इल्म में है कि जब से कोरोना आया सिंध हुकूमत ने कितनी ग्रांट्स और किस किस हॉस्पिटल को ग्रांट दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमें सिर्फ ये कहा गया था कि हम 6 हॉस्पिटल्स के साथ MOU करेंगे, आप इन 6 हॉस्पिटल का हमें इंस्पेक्शन करके दे दें। हमने वो इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट सबमिट करवा दी हेल्थ डिपार्टमेंट को। अब वो MOU करते हैं, किस रेट्स पे करते हैं, क्या बेसिस है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। वी आर जस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और हेल्थ डिपार्टमेंट की फंडिंग और उनके ये जो क्वेश्चन है ये उनसे अटेंड करते हैं। और हम लोगों को ये ठीक है कि हम कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, और जिन 6 हॉस्पिटल से वो MOU कर रहे हैं उन 6 का इंस्पेक्शन हमने ही उनको करके दिया है, उनके स्टैंडर्ड्स चेक करके दिया है, सिर्फ स्टैंडर्ड्स तक। ये बताइए कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन प्रोविंस के साथ में है, सिंध गवर्नमेंट के साथ में है, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में है, वो कैसी है? और कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगता कि कहीं पे कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो पा रही और आप लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने नए सिरे से काम करना शुरू किया है? जी बिल्कुल। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन इस तरह इफ़ेक्ट होती है कि जब वो प्राइवेट सेक्टर्स की मीटिंग करते हैं तो अगर वो उसमें हमें शामिल कर लें तो ये जो आपका रेट्स वाला मसला है, क्योंकि ये हमारी अथॉरिटी है तो हम वहाँ उनसे डिस्कस कर लें। लेकिन अगर वो हमें उसमें शामिल नहीं करते, वहाँ पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से जो मीटिंग्स करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम फिर ये आती है कि जब वो हमें फिर कहते हैं कि नहीं आप अब जाके अब प्राइवेट सेक्टर से, तो हमें पता ही नहीं होता कि उन्होंने उस दौरान मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया है ना। वाली बात उनको कम्युनिकेट की कि अगर आप उस मीटिंग में हमें बिठाएंगे तो हम अपनी अथॉरिटी को प्रैक्टिस कर पाएंगे? जी बिल्कुल की है। जी बिल्कुल जी आला अथॉरिटीज को कम्युनिकेट की है कि अंटिल अनलेस आप लोग हमें उसमें शामिल नहीं करेंगे, जो आपने कमेटियां बनाई हुई हैं, इदारा इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी मीटिंग्स हो रही हैं या MOU साइन हो रहे हैं या जो भी, तो हम आपके हेल्प नहीं कर सकते। मैम जी हमारा इदारा इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर वो हमारी हेल्प चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, जी अगर तो हेल्प चाहते हैं कि आपको खुद से रेगुलेट नहीं करना, कि वहाँ क्या डिस्कस हुआ है। नहीं, ये बात ठीक है कि वहाँ क्या डिस्कस हुआ, बट एट द सेम टाइम ये मामला तो आप ही को रेगुलेट करना है। लेकिन नहीं, वो हम कर रहे हैं लेकिन जिन हॉस्पिटल, आपका सवाल था कि जिन हॉस्पिटल्स के साथ वो बात कर रहे हैं या फंडिंग की, तो जब तक हम उस मीटिंग्स में शामिल नहीं हैं तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। बाकी ये है कि हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमें, जैसे वो हमें कहते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर को ये हेल्थ एडवाइजरी भेजें, तो मैंने 600 लेटर भेज दिए। उन्होंने कहा कि उनको कहें कि 10% CM साहब ने कहा कि अपने डेडिकेट करें, तो 500 लेटर और भेज दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जी कि सब OPDs खुलवाएं,
तो हमने 600 लोगों को और लेटर भेज के सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करें कि ओपीडीज अफेक्ट ना हो, यानी रूटीन हेल्थ केयर सिस्टम जो आपको कहा गया वो आपने किया। वो जाके सिर्फ ना सिर्फ लेटर भेजे बल्कि हमने वो सारे सिंध में जाके ओपीडीज भी इंश्योर की जी। और वो हमने देखा कि अब जो है इमरजेंसी और ओपीडी अगर कोई रिफ्यूज करेगा तो हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि सिर्फ कोरोना नहीं है, आपको पता है कि जो रूटीन में जो बीमारियां हैं, लोग हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही थी। वो एक्शन क्या होगा? जी हमने एक्शन लिया है और अब माशाल्लाह सबकी ओपीडीज और इमरजेंसी खुली है। ठीक है। इवन देन अगर कोई शिकायत होगी तो आप उस पे फौरन एक्शन लेंगे। हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक उन पे हम फाइन कर सकते हैं और एक सील कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपने फैसिलिटेट करना है आपको, ठीक है, कर रहे हैं कि प्रॉपर एसओपीज फॉलो करें। ठीक है, एक और सवाल लीजिएगा प्लीज, मुझे जो आपकी बात से मैं अखज़ कर पाया करें कि प्रॉपर एसओपीज के साथ ठीक है, एसओपीज फॉलो चीजें चलें। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आपकी बात से मुझे ये लगा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो मामलात से होते हैं, वो सिंध हुकूमत खुद कर लेती है, काम आपका है, कर सिंध हुकूमत रही है। क्या मैं इसको ये समझूं कि सिंध हुकूमत अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो काम आपके इदारे ने करना है वो खुद कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, काम उन्हीं का है। आप लोग क्या करते हैं? नहीं, फिर वो भी बताएं। नहीं, हमारा नहीं है काम, हमारा काम ये नहीं है। अच्छा, हमारा काम बिल्कुल ये नहीं है, हमारा काम बिल्कुल ये नहीं है कि हम उनको ये बताएं कि आप ये, हाँ हम उनको फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे सकते हैं कि क्या फिजिबल है, स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, किसी भी हॉस्पिटल्स को बिफोर कोविड लेने से पहले उसके स्टैंडर्ड्स का, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट है, और खुदा न खास्ता अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी और वहाँ कोविड पेशेंट ट्रीट हो रहे होंगे तो वो वहाँ से बहुत से लोग, बहुत सी आबादियाँ अफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि आप देखें कि रूटीन के पेशेंट भी तो आ रहे हैं ना। अभी भी आप डेटा देख लें कि कोविड से ज़्यादा दूसरे लोग आ रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को कैंसर है, किसी को रीनल, कोई बहुत सारी डिजीज़ है, तो जाहिर है वो बंद नहीं हुई हैं, बीमार होना लोगों ने बंद नहीं किया, वो चल रहा है। तो वो आपने जो शुरू में बंद कर दिया था, गवर्नमेंट की एडवाइजरी थी, ये बता दीजिएगा, आप लोग बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहे हैं और किसी हर्डल के बगैर कर रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ये बात कर सकती हैं इस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें जी, जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का ताल्लुक है तो हम बिल्कुल कर रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर में अभी तक हम सिर्फ सिविल हॉस्पिटल और जेपीएमसी को विजिट कर सकें। अब मैं गवर्नमेंट जो दूसरे अगर हॉस्पिटल्स में शुरू करेगी और बाकी जो हमारे लाड़काना का है, सखर का है, उनको भी हम विजिट कर चुके हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तो हम टोटली रेगुलेट कर रहे हैं और टोटली हम अपना काम वहाँ 100% कंप्लायंस है। कितना क्विकली जिन रिफॉर्म्स को आप लाना चाह रहे हैं या जो चीज़ें आप बेहतर बनाना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एक कराची का रुख कर रहा है ना, या जो कराची में रह रहा है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, वो बाकायदा परेशान है, वो घन चक्कर बना हुआ है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। तो ये बताइए, कोरोना नो कोरोना, हम इस परेशानी से बाहर आ पाएंगे? जी जी देखिए जी, हमने हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है। नंबर से वेबसाइट पे हम डेली अपडेट करते हैं, आप अभी हमारी वेबसाइट खोलें, उसमें डेली अपडेट का वेंटिलेटर का डेटा भी लिखा होता है कि किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर, जो 13 कराची के हॉस्पिटल हैं उसमें कितने वेंटिलेटर्स इस वक्त अवेलेबल हैं। तो अब अभी नंबर भी है, अगर लोगों में ये थोड़ी सी आगाही आ जाए कि कहाँ हमने कांटेक्ट करना है, और ये गवर्नमेंट के जो कम्युनिकेशन या जो टीवी पे जो चल रहे हैं मैसेजेस, उसमें ये चीज बिल्कुल आनी चाहिए। बात तो आगाही से आगे भी है ना, बात करूंगी कि मैं बैठ के बताऊं, आपसे सवाल करूं, मैं बार-बार डेली आना चाहिए, डेली बताती रहे, और फिर उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल जाऊं तो हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ मिले, परेशानियां वैसी की वैसी मिले। मसला इस वक्त ये है। नहीं किरण, मैं ये नहीं कह रही, नहीं मैं किरण ये नहीं कह रही कि एक सिस्टम होना चाहिए किसी भी तरीके से, कि पता चलना चाहिए कि जैसे हमें मेरे पास डेटा आता है कि आज हॉस्पिटल में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं, ये आवाम तक पहुंचाने का कोई जरिया होना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम हो कि उन्होंने कहाँ जाना है, वो उस वक्त परेशान ना, वो उस वक्त ना ढूंढे। ठीक है, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा। ठीक है, अपडेट उनके पास होनी चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा प्लीज। रोज हमें ये नहीं बताना चाहिए कि आज इतने केसेस हैं। ठीक, ये तो बताना ही है, रोज कितने केसेस हैं ये तो बताना ही होता है, अपडेट तो करनी ही होती है। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है? नहीं, लेकिन रोज हमें ये भी बताना चाहिए कि कितने वेंटिलेटर्स खाली हैं। ठीक, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। आखिरी सवाल लीजिएगा, सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या समझता है, मैक्सिमम क्या चार्ज कर सकता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल इन टर्म्स ऑफ रूम, वेंटिलेटर एंड डॉक्टर फी, मैक्सिमम?
देखिए जी, ये कैटेगरी वाइज हॉस्पिटल्स हैं और हर कैटेगरी के अपने चार्जेस हैं। तो ये आप कितना अलाउ करेंगी? सिंध हेल्थ केयर कमीशन कितना अलाउ कर सकता है? पंजाब का मौक़िफ़ था 50,000 का पंजाब का मौक़िफ़ एक रूम का। तो जी मिनिमम देखिए, मिनिमम एक रूम का 5,000 भी है, 5,000 मिनिमम चार्जेस भी हैं, और रेंट के जो हैं वो 25 से 30 बल्कि 15,000 पे भी हैं कहीं। मैक्सिमम जी बिलो 50 हो, 40 से अबव ना हो, 35 40 से अबव ना हो। इंक्लूड वेंटिलेटर से ज्यादा ना हो। बिल्कुल, इस वक्त जो इमरजेंसी की सिचुएशन है तो सब्सिडाइज करना चाहिए हॉस्पिटल्स को, क्योंकि रूटीन में भले वो ज्यादा लेते हो, लेकिन इस वक्त नहीं मिलता तो फिर आपको फोन करें, आम आदमी आपको फोन करें अगर उसको इससे ऊपर पैसे देने पड़ रहे हो तो। बिल्कुल करें जी, जबरदस्त। ठीक है जी, कोई भी किसी हॉस्पिटल में जाए और वहां पर अगर लाखों रुपए चार्ज किए जा रहे हो तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन पे रुजू किया जा सकता है। आपने कहा कि 40,000 होना चाहिए रूम प्लस वेंटिलेटर इन सिंध इन एवरी हॉस्पिटल, इससे ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। एक जुमले में बता दीजिएगा, अगर कोई हॉस्पिटल ये कहे कि पेशेंट जब लेकर आए 2-2.5 लाख रुपए पहले साथ लेकर आए, उस पर भी आप कुछ करेंगे कि वो भी गलत है, अनएथिकल है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सब हॉस्पिटल्स में नहीं है, ये 2 या 3 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं। देखें, वो हॉस्पिटल्स जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो लोग वहाँ जाते भी नहीं है। नहीं, वो बात एक और, लेकिन क्या सिंध हेल्थ केयर कमीशन अलाउ करता है इस बात को? लेकिन मैं कभी खुद इन हॉस्पिटल्स में नहीं गई। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। आपने कभी सुना या देखा कि कचरा हजारों रुपए बचा सकता है? आप भी हैरान हुए बिल्कुल उस तरीके से जैसे मैं हैरान हुआ। लाहौर का एक शहरी है और एक कचरे से पेट्रोल और गैस बना रहा है। अच्छा, पेट्रोल सोच के मैं भी परेशान हो गया, पेट्रोल बना रहा है कचरे से। हर पाकिस्तानी के लिए हजारों रुपए बचाने का ये तरीका है और ये इनका ताल्लुक रावलपिंडी से। माजरत के साथ हमें इस वक्त ज्वाइन किया अब्दुल जब्बार साहब ने रावलपिंडी से। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे प्लीज बताइएगा, कचरे से गैस और पेट्रोल ये बन कैसे सकता है? तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, ताकि कोई और भी बना सके, कोई रेप्लिकेट कर सके इसको, अपनी गाड़ी में अपना फ्यूल डालेंगे? चलें, ठीक है सर ये कचरा है सर, ये कचरा पड़ा हो, ये कचरा हम उठाते हैं, ये हम डालते हैं इस टैंकी में। सर हीट दी जाती है, ठीक है। ये नीचे आप देख रहे होंगे हीट दी जा रही है इसको। हीट से जब भाप उठती है, इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए हैं, फ़िल्टर वो भाप फ़िल्टरों से होके इस पैप में आ जाती है। इस पैप में आते आते सर यहाँ आके भी आ गया, प्लास्टिक का पैप देख रहे हैं, इसमें ये लगा हुआ है सर। इसमें ये ठंडी हो रही है और इसमें ये पेट्रोल और डीजल मिक्स आ रहा है इसमें सर। कचरे से पेट्रोल और डीजल मिक्स आ रहा है। आगे सर ये आ गया एक सिलेंडर लगाया हुआ, इसमें ये सिलेंडर सर, ये आप देख रहे हैं सिलेंडर सर, इसमें ठंडा हो रहा है। ठंडा होकर नीचे भाप देखना, आप बोतल में भाप देख रहे होंगे। इस बोतल में भाप बन रही है, भाप से ये पेट्रोल और डीजल नीचे कतरे कतरे की शक्ल में गिर रहा है और आगे से ये भाप उठ रही है, दूसरी बोतल में जा रही है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है सर, इसमें पानी डाला हुआ, पानी पे गैस ठंडा हो रहा है। ये ठंडा होकर सर यहाँ से फिर आगे पानी है, फिर LPG मिथन गैस की शक्ल में ये ऊपर आपका चूल्हा जल गया। मुझे ये बताएं कि इतना कॉम्प्लेक्स, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आपने हमें बताया, ये आपने कैसे सीखा? किसने आपको सिखाया और कितना वक्त लगा ये बनाने में? कितना खर्च हुआ इस पर? सर इस पे मेरे 2 साल पूरे हुए हैं। इसके दरमियान मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरी टांग से फ्रैक्चर भी हो गया था। मैंने आवाम के लिए कोई अच्छा काम करना चाहता था जिससे आवाम को रिलीज़ मिल सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके और हमारी आवाम को और हमारे मुल्क को ऊपर जाए, हमारा मुल्क तरक्की करे। इसलिए सर मैं इस अरसे पे मेरा 2 साल का अरसा लगा। इस तजर्बे पे अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं कामयाब हूँ। काफ़ी जगह बाहरले मुल्कों में भी न्यू इंटरव्यू हुआ मेरा, तो इससे हमने ये गैस, पेट्रोल, डीजल और इस गैस से हम बिजली भी बना सकते हैं। इसके आगे हम इसी को उतार के पैप को अगर हम जनरेटर के साथ लगा दें तो हम बिजली भी बना सकते हैं। जबकि कचरे से साइंस आपने हमें बता दी, ये नहीं बताया। शोएब जैसे आपसे पूछ भी रहे थे ना, ये बताएं ना, आप सीखा कैसे आपने? ये खुद क्या काम करते हैं आप और किसकी आपको हेल्प मिली, किसने आपको मदद की इस सब में? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ मैं। मैंने एक दिन प्लास्टिक को देखा, शापर को आग लगा के, कि मैंने कहा इसमें आग लगी है, इसमें कुछ न कुछ है। फिर मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली नेट से,
तो मुझे पता लगा कि इसमें पेट्रोल और डीजल शामिल होता है बनाने के वक्त। तो फिर मैंने इसका फैनरी का तरीका ढूंढते मुझे 2 साल लग गए। आपने जो तरीका ज़ाहिर है उसको एग्जीक्यूट किया है, तो आपने इस दौरान किसी एक्सपर्ट की मदद ली या इंटरनेट ही आपका एक्सपर्ट था, वहीं से सब कुछ आपने सीखा? इंटरनेट से सारी मदद लिया। और एक मेरा दोस्त है जो उसका नाम नदीम है, वो खराद का काम करता है, उससे ये सारा सामान मैंने बनवाया। सही। और मुझे ये बताएं कि ये जो इतना ज़बरदस्त काम आपने किया, इस पर क्या किसी ने राबता भी किया आपसे, हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, कि आपका ये जो एक प्लान है, बल्कि कहना चाहिए जो एक पूरा फार्मूला है और साथ में पूरा एक एक्सपेरिमेंट आपने किया है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर दिखाया जा सके, आवाम को दिखाया जाए, बताया जाए कि इस तरीके से पेट्रोल बन रहा है? सर किसी ने, हुकूमत तो अभी तक नहीं राब्ता किया किसी ने भी मेरे साथ, और काफ़ी न्यूज़ें भी चल चुकी हैं। आपकी ख्वाहिश यही है कि इस हवाले से हुकूमत भी राब्ता करे आपसे? मैं तो चाहूँगा फवाद चौधरी साहब को भी हम ज़रूर इस टॉपिक पर ले पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ा सराहते हैं अपने टैलेंट को। जी, आपने वैसे राब्ता करने की खुद से कोशिश की? फवाद चौधरी साहब से वज़ीर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के, बड़ा वो सराहते हैं जो इस तरह के स्टार्टअप्स होते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सर मैं शेख साहब के पास गया था, उन्होंने तो मजाक किया, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया किसी के साथ कनेक्ट करने का। अच्छा, शेख रशीद साहब से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की और क्योंकि वहाँ से आपको रिस्पांस नहीं मिला, दैट्स वाई आप दिल बर्दाश्त हुए। नहीं, ये मैं बहुत इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके और ये देख कर। किरण, एक सवाल और प्लीज़ लीजिएगा कि ये जो पेट्रोल इससे बन रहा है, क्योंकि नॉर्मली पेट्रोल के बारे में कहा जाता है ना कि अच्छा पेट्रोल बुरा पेट्रोल, तो ये जो पेट्रोल है, क्या ये आपने बाइक पे गाड़ी में डाला और बेहतरीन इंजन चल रहा है या कोई कचरा वचरा फंसा? सर जो पेट्रोल हमें मिल रहा है उससे अच्छी रिस्पॉन्स है इसका। क्या बात है। और ये हाई स्पीड डीजल है इसमें। अरे और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि हाई स्पीड डीजल है ये। प्लीज़ हमारे साथ ही रहिएगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू नया दिन। सर, कचरा इंटरनेट से पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया, 2 साल का अरसा इन्होंने लगाया है। अब्दुल जब्बार साहब ने, पिंडी से इनका ताल्लुक़ है, इनको इससे पहले अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, लेकिन इन्होंने सर कचरे से गैस और पेट्रोल बना रहे हैं ये। सर ये आप चूँकि इतना इनकरेज करते हैं और अब इनको कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कहीं से मिला नहीं है, इन्होंने वाकई बहुत मेहनत की है। चौधरी साहब प्लीज़ आप ज़रा इस बारे में पहले कमेंट तो कीजिए। देखिए, बहुत जो हमारे लोग हैं उनके पास बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं, वो आइडियाज़ वो बनाते हैं, करते हैं, वो लेके आते हैं। सो अगर इनका भी आइडिया है और ये समझते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, तो आई विल इनकरेज हिम कि इसको वो लेके जाएं, हमारे पिकरेट के इदारे में लेके जाएं और वो इसको एवेल्युएट करेंगे। PSF के पास फंड्स भी हैं। अगर आपके पास नोवेल आइडियाज़ हैं, आपको फंड्स की ज़रूरत है, हम आपको फंड कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट जो है वो दे सकते हैं। सो व्हाटएवर वे आप करना चाहें। जबरदस्त। तो साहब अभी उन्होंने पूरा हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, लाइव करके दिखाया, कचरे से उन्होंने बाकायदा पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए पेट्रोल और गैस जो है वो बनाई। और हमने आपको इसलिए लाइन पे लिया क्योंकि वो जब हमने उनसे पूछा कि मदद या इस तरह की बात, तो उन्होंने कहा कि देखें कर तो मैंने लिया है, एक अप्रिसिएशन होती है कि इस चीज़ को आवाम के सामने लेकर जाएं कि हमने ये काम किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही वजीर से मेरी बात हुई लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई एम श्योर कि आप जो हैं वो बड़ा आपने अच्छी गुफ्तगू की, क्योंकि जिनसे उन्होंने बात की वो कहते उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मैं दिल बर्दाश्त हो गया। ज़ाहिर है ये तो एक और मामला है, बट इनकरेज करना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब आपकी मिनिस्ट्री सर क्या करेगी, राब्ता करेगी इनसे? हाँ, नहीं बिल्कुल, आप राब्ता ये कर लें या वो कर लेंगे। आप बिल्कुल आप मुझे नंबर भेज दीजिएगा, वो राब्ता कर लेंगे। और देखिए, डिस्करेज होने वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि लोग आ जाएं, एवेल्युएट कर लेंगे। जैसे हमारे जब वेंटिलेटर्स जिन लोगों ने बनाए थे, वो पहले जो 57 डिज़ाइन आए थे उनमें से बहुत सारे डिज़ाइन तो कंप्लीट नहीं थे, और लेकिन हमने उनको ये हमने किया कि बजाय इसके कि उसको रिजेक्ट करें, हमने जो इंजीनियर्स थे, एयरफोर्स के इंजीनियर्स थे, फौज के इंजीनियर्स थे, बाकी जो इंजीनियर्स थे, उनको उनके साथ मिलाया,
और उन इंजीनियर्स ने उनको गाइड किया कि आप अपने डिज़ाइन में खामियां कैसे दूर कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का जो पहले खेप है वेंटिलेटर्स की, वो जो है वो तैयार होने जा रही है। तो ये मिला के ही होती है, टेक्नोलॉजीज में आइडियाज ही सब कुछ होता है और आइडिया ही असल जान होती है। सर आइडिया ही बहुत प्यारी आपने बात की, आइडिया ही असल जान है, लेकिन साथ में ये कितनी हौसला अफजा बात है, ये कितना दिलचस्प, कितना प्यारा पहलू है सारे मामले का कि ये कोई इंजीनियर बाय प्रोफेशन या बहुत किसी बड़े इदारों से पढ़ा हो, भारी डिग्रीज हो। सर एक शख्स अपने घर में बैठ के मेहनत करके डिस्करेज होके भी इंटरनेट से पढ़ रहा है और उसने पूरा प्लांट सर घर में लगा लिया। ये मेरे ख्याल में हर फर्द के लिए, मैं चाहती हूँ आपका कमेंट इसके ऊपर, ये हर फर्द के लिए सीखने लायक बात है, हर पाकिस्तानी के लिए। आइडिया तो देखें किसी को भी आ सकता है। फ्रैंकली जिन लोगों ने दुनिया बदली है, ये कोई यूनिवर्सिटी के तो कोई बहुत बड़े PhD तो नहीं थे जब हुई। ज़करबर्ग जो था या जो एलन मस्क है, वो तो फ्रैंकली साइंटिस्ट भी नहीं है। लेकिन अभी जो दुनिया बदली है, जिस तरीके से स्पेस प्रोग्राम को बदल दिया है उन्होंने, प्राइवेट भेज के अपना रॉकेट, इस तरीके से उन्होंने टेस्ला बना के जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है वो बना के, तो वो तो खुद साइंटिस्ट भी नहीं है और उन्होंने भी सारा जो है वो इसी से पढ़ के किया। इसी तरह से अगर आप बिल गेट्स का देखें, जिन्होंने अगर आज दुनिया ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो वो ये सारे लोग जो हैं, ये बेसिकली तो आइडिया है, आइडिया तो किसी को भी आ सकता है। ये कोई इशू नहीं है कि वो लाजमन यूनिवर्सिटी से PhD हो। तो वी आर ऑब्वियसली वी रेडी टू सपोर्ट ऑल सच आइडियाज। दे कैन ऑलवेज अप्रोच पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, और साइंस फाउंडेशन जो है वो हम फंडिंग भी करते हैं, एवेल्युएट अलबत्ता वो जरूर करते हैं। बिल्कुल सर, ड्यू प्रोसेस है, एवेल्युएट होगा, उसके बाद चीजें होंगी। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अब्दुल जब्बार साहब, आपको आवाज आ रही है? देखिए आइडिया आपका है, हौसला अफजाई फवाद चौधरी साहब ने की है। मैडम मसला ये है कि ये हौसला अफजाई तो कर रहे हैं, लेकिन अभी 3 महीने हो गए इस न्यूज़ को चलते हुए। आपने BSF से रब्ता किया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से आपको रब्ता करना होगा, एवेल्युएशन होगी, फिर जो भी फंडिंग चाहिए वो भी होगी अगर इसको दोबारा करना होगा। सर मैं तो चाहता हूं कि आवाम के लिए बिजली पैदा करके दें ताकि आवाम को बिजली सस्ती मिले। इससे 3-4 रुपए यूनिट बिजली पैदा हो रही है कचरे से, और पूरी दुनिया इस पे कचरे से ये तो आपने बिजली की बात कर दी, लेकिन मैं चाह रहा था वापस मैं इसी टॉपिक पर आ जाऊं कि आप पेट्रोल बना रहे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कितने टन कचरा और उससे कितने लीटर पेट्रोल, और कैसा कचरा, क्या उसको सेग्रीगेट भी करते हैं? सर इसमें 500 किलो kg कचरा हो तो 300 लीटर तेल आसानी से निकल सकता है। वाह, जबरदस्त। और जिस तरह किरण ने कहा, और इससे गैस भी निकल सकती है। और इसके बाद जो मैंने इसकी वेस्ट बची है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि वो भी मैंने इस्तेमाल में ले आई हूँ। ये एक टाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक टाइल बनाई है मैंने, ये आपका कैमरा देख रहा होगा कि ये टाइल वाटर प्रूफ है, इसको आप नीचे फेंकेंगे ना टूटेगी ना कुछ होगी। अगर ये पार्कों में लगा दी जाए, ये टाइल से बच्चों को चोट नहीं लगेगी, खराश नहीं आएगी। घरों में लगा दी जाए तो वाटर प्रूफ टाइल है। छा गए आप, मैं कहता हूं आप छा गए हैं, जबरदस्त। और ये जो टाइल का खर्चा, ये जो फैक्ट्री का खर्चा, ये खाली टाइल उठा रही है, बिजली हमें फ्री पड़ रही है पाकिस्तान को। तो मैं चाहता हूँ कि आवाम को रिलीज़ मिले। मैंने आवाम के लिए, अपनी पाकिस्तान के लिए ये काम किया। मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, दुबई से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड में मेरा ये परसों इंटरव्यू लाइव चला रात को। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बाहर मुल्कों में भी मेरे साथ तावन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान है और पाकिस्तान का तावन होना चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह कहा ना कि आप आवाम के लिए करना चाहते हैं, और ये जो सारा आपने, तो मैं तो चाहता हूँ सर मेरी आवाम के लिए मैंने ये मेहनत की है। नहीं, अब हमें उम्मीद है कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह कहा है कि वो आप रब्ता करें उनकी मिनिस्ट्री से, PSF से रब्ता करें, और इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मैंने इससे किसी से पैसे पकड़ के भी वैसे तजर्बे में डाले हुए हैं, वो भी लोग मुझे अब परेशान कर रहे हैं कि कोई आपकी सुनता तो है कोई नहीं। इंशाल्लाह मिनिस्ट्री आपको फंड करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप उनसे रब्ता करें, बल्कि हो सकता है वो खुद ही आपसे रब्ता करें। मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करता हूँ, इमरान खान साहब से, कि मैंने ज़हन में ये था कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क को बदलेंगे और ये इंजीनियरों का साथ देंगे, लिहाजा मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारा साथ दें। और इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद मैं एक नया आपको फार्मूला दूँगा जो ज़िम्मेदारों के लिए बेस्ट होगा। 100 रुपये में 1 घंटा पानी उनका ट्यूबवेल चलेगा। वाह, 100 रुपये में 1 घंटा ट्यूबवेल चलेगा।
ज़बरदस्त। ये तो इस आईडी पर भी 1 महीने बाद आपसे हम बात लाजमी करेंगे। हमें उम्मीद है कि दोबारा वक्त निकालेंगे हमारे लिए। अभी भी बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और जिस तरह आपने सारा प्रोसेस हमें समझाया, दिखाया, बताया, वो देख के तो हमें और अच्छा लगा।